हेलो गाइस, वेलकम टू एकलव्य स्नातक यूट्यूब चैनल। आज जो लेक्चर हम करने वाले हैं वो होगा हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 से 1700 बीसी के बीच का। ठीक है, तो ये आपका बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 का पेपर हो जाता है और आपको पता है कि इसमें हम एक वन शॉट के अंदर में सारे पीवाईक्यूज कवर करेंगे और इसके आपको नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम इस वाले लेक्चर में टोटल 9 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, टोटल 9 क्वेश्चंस करेंगे और ये सारे 9 क्वेश्चंस करने के बाद आपका 90 to 95% ऑफ कवरेज पेपर का इसी वाले सिंगल लेक्चर से हो जाएगा, क्योंकि इसका जो इंटायर कंटेंट है वो आपका 5-6 साल के पीवाईक्यूज के ऊपर बेस्ड है और आपकी किताब के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आपको ऑथेंटिसिटी की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और काफी क्रेडिबल सोर्सेस से है, तो इस वजह से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, एसओएल, एनसीवेब सभी के बच्चों के लिए सफिशिएंट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमारा टेलीग्राम चैनल है एकलव्य स्नातक 1। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको इसकी और बाकी सारा जो भी लेक्चर्स होगा उसकी पीडीएफ सारी आपको इधर मिल जाती है। ठीक है, तो ताकि आप फास्ट रिवीजन कर सकें। तो चलिए, इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये आपका 4 ईयर के पेपर में पूरा 4 बार आया है। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि इट सेज एग्जामिन द मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम्स। ठीक है, पहले हम किसका डिस्कशन करेंगे? मनसबदारी सिस्टम का करेंगे, फिर हम जागीरदारी सिस्टम का करेंगे। अंडर द मुगल्स analyze their evolution from Akbar to Aurangzeb and discuss the जागीरदारी crisis in later Mughal period। तो हम इसका क्या एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि अकबर से औरंगजेब के टाइम तक में आपका जो जागीरदारी सिस्टम है उसमें कैसे एवोल्यूशन आया, और उसके अलावा बाद के जो लेटर मुगल पीरियड है उसमें जो जागीरदारी क्राइसिस आया था वो क्या था, वो क्यों आया था। ठीक है, और फिर हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। तो देखिए, मुगल पीरियड में हमको 2 तरीके के इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखने को मिलते हैं ताकि एम्पायर क्या हो, स्मूथली चल सके। अब आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देख लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट देख लीजिए, वो क्या करती है? वो इफिशिएंट वर्क होने के लिए और स्मूथ वर्क फ्लो के लिए क्या करेगी? कुछ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स बनाएगी। तो मनसबदारी सिस्टम भी आप समझ लीजिए कि वो कैसा था, मुगल एरा का एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। तो इसमें मनसबदारी सिस्टम क्या थी? ये रैंक और मिलिट्री सर्विस सिस्टम थी, कि मतलब इसके तहत आपके ऑफिसर की रैंक तय होती थी। ठीक है, और जागीरदारी सिस्टम क्या था? जागीरदारी के अंदर में आपको क्या दिया जाता था? रिवेन्यू असाइनमेंट सिस्टम टू पे ऑफिशियल्स, की मतलब आप क्या करोगे? आप अपने ऑफिशियल्स को पे करोगे। कैसे? जागीरदारी सिस्टम के तहत पे करोगे। अब वो कैसे होता था उसके बारे में हम जानेंगे। बोथ सिस्टम बिकेम द बैकबोन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एंड रेवेन्यू कलेक्शन। कि इन्हीं 2 मेजर सिस्टम्स की वजह से क्या हुआ, आपका मुगल एम्पायर जो था वो इतने सालों तक चलता रहा इतना एफिशिएंटली। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं मनसबदारी सिस्टम की। तो देखिए, इसका इंट्रोडक्शन किसने कराया था? अकबर ने कराया था। ठीक है, अकबर कौन था? अकबर वॉज द थर्ड आपका मुगल रूलर। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक हो जाती है बादशाह करके, इससे आप सारे रूलर्स का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मनसब का जो आपका वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रैंक या पोजीशन। तो ये बेसिकली क्या दिखाता था? ये दिखाता था मनसब आपका कि कोई ऑफिशियल कितना ज्यादा रैंक होल्ड करता है। जितनी ज्यादा रैंक होगी उतना ज्यादा उसका क्या होगा? इन्फ्लुएंस होगा, उतना ज्यादा उसके पास पावर होगी। और हर एक मुगल ऑफिसर को क्या बोला जाता था? मनसबदार बोला जाता था। और वो ही मनसब यानी उसकी वो ही रैंक या उसकी पोजीशन क्या तय करेगी? उसका सैलरी तय करेगी, उसका स्टेटस तय करेगी, और ये भी तय करेगी कि वो अपने एम्परर के लिए कितने सोल्जर्स को मेंटेन करके रखेगा और कितने हॉर्सेस को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो वो कैवलरी भी डिसाइड करता था और हॉर्सेस भी डिसाइड करता था बेसिकली। ठीक है, तो जैसे कि आज के सिस्टम में भी क्या होता है, जो ज्यादा हायर ऑफिशियल होता है उसको क्या मिलता है? ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा उसको फैसिलिटीज मिलती है ना। उसको जो स्टेटस होता है वो भी ज्यादा होता है, इसके अलावा उसके ऊपर काम का लोड भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसी तरह से आप मनसबदारी को भी रिलेट कर सकते हो। ठीक, हायर द मनसब, हायर द पोजीशन और हायर द इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इसके 2 फीचर्स थे, 2 पार्ट में आपका मनसबदारी को आप समझ सकते हो। सबसे पहला था जात रैंक और दूसरा क्या था इसका? सवार रैंक। तो देखिए, जात रैंक क्या बताता था? इट शोड द पर्सनल रैंक एंड सैलरी ऑफ ऑफिसर, कि मतलब उस ऑफिसर की पर्सनल रैंक क्या है कोर्ट के अंदर, एम्पायर के अंदर उसकी रैंक क्या है और उसकी सैलरी कितनी है।
जितनी ज्यादा जात होगी मतलब उतना ज्यादा उसका क्या होगा, पोजीशन होगा, उतनी हाई पोजीशन होगी। और सवार रैंक का क्या मतलब हुआ, सवार रैंक का बेसिकली मतलब होता था कि वो कितने कैवेलरी सोल्जर्स को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, कि मतलब कितने सोल्जर्स बेसिकली उसके अंडर में होंगे, और वो किसके लिए उन सोल्जर्स को मेंटेन करता था, वो अपने एम्परर के लिए करता था। अब इसी में एग्जांपल देख लीजिए, अगर कोई ऑफिशियल है, उसकी 5,000 जात है और 3,000 सवार है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 5,000 जात मतलब कि उसका जो स्टेटस है वो बहुत ज्यादा हाई है, कि मतलब जात क्या होता था, हायर नंबर हायर जात, हायर नंबर हायर पोजीशन। ठीक है, हायर पोजीशन। और 3,000 सवार का क्या मतलब हुआ, कि उसको अपने अंदर में 3,000 कैवलरी मैन को मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है, समझ गए दोनों के बीच का डिफरेंस। मिलिट्री कंट्रोल मेजर्स देखो अब, क्योंकि वो क्या करते थे, बहुत एक्सटेंसिव आर्मी थी, बहुत बड़ी आर्मी थी, तो इसके लिए वो क्या करते थे, दो तरीकों के सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। पहला था ब्रांडिंग सिस्टम, जिसको बोलते थे दाग। दाग क्या होता है, आप भी बोलते हो दाग होता है ना, फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर हो जाता है किसी के दाग। तो बेसिकली हम हॉर्स को क्या करते थे, वो लोग ब्रांड कर देते थे, बट उसके ऊपर क्या करते थे, ठप्पा लगा देते थे बेसिकली। ठीक है, ताकि पता चले कि वो उसका इंट्रोडक्शन हो सके कि वो किसके अंडर में आता है। ठीक है, और चेहरा सिस्टम के अंदर क्या था, बेसिकली जैसा इसका नाम बता रहा है कि उसका जो आपका सोल्जर था उसके चेहरे का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता था, डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड ऑफ सोल्जर्स मेंटेन्ड। तो इन दो वजहों से क्या होता था, these steps prevented fake soldiers and false salary claims, की मतलब फेक सोल्जर वगैरह को प्रिवेंट किया जा सकता था इन चीजों की वजह से। ठीक है, अब हम जागीरदारी सिस्टम को समझते हैं कि जागीरदारी सिस्टम होता क्या है। तो इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो देखिए, अब जैसे कि आपके पास कोर्ट में बहुत सारे ऑफिशियल्स हो गए, तो आप उनकी सर्विसेज के लिए उनको पे करोगे ना किसी तरीके से। तो इंस्टेड ऑफ कैश सैलरी, जो बहुत सारे जागीरदार थे उनको क्या मिल जाता था, जागीर मिल जाती थी। ठीक है, तो जागीर क्या होता था, बेसिकली उनको जागीर हो गई उनकी कि एम्परर ने उसको कुछ लैंड अलॉट कर दिया। ठीक है, लैंड अलॉटमेंट बेसिकली कर देता था एम्परर, और बोलता था कि वहां का जो भी रेवेन्यू होगा वो रेवेन्यू तुम मुझे कलेक्ट करके लाके दोगे। ठीक है, इसी को बोला जाता था उसी, और वही ऑफिसर जो होता था, जो रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, जो उसको रिसीव करता था, उसको आप जागीरदार बोलते थे। ठीक है, अब इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि अगर एम्परर ने अलॉट कर दिया लैंड तो वो जागीरदार उस लैंड का ओनर हो गया, ऐसा नहीं होता था। जागीर कैसी थी, ट्रांसफरेबल थी, कि मतलब हो सकता है आज ये जागीर मेरी है, तो हो सकता है 10 साल के बाद वो जागीर आपको मिल जाए। ठीक है, इस तरह से कोई पर्सनल ओनरशिप नहीं हो पाती थी। ठीक, रेवेन्यू कलेक्टेड वाज यूज्ड फॉर पर्सनल सैलरी एंड मेंटेनिंग ट्रूप्स, कि बेसिकली जो रेवेन्यू वो जागीरदार उस पे कलेक्ट कर रहा था, वो क्या करता था, उसका कुछ हिस्सा वो अपनी सैलरी के रूप में भी तो रखेगा ना, उसको भी तो पैसा चाहिए, और जो वो सेना को मेंटेन कर रहा है अपने एम्परर के लिए, उसके मेंटेनेंस में वो पैसा खर्च होता था। तो दो टाइप्स के लैंड हमको देखने को मिलते थे। सबसे पहला क्या था, खाली सा लैंड, और दूसरा था जागीर लैंड। तो जागीर लैंड तो आप ऑलरेडी समझ गए, वो क्या था, वो था मनसबदार को किया गया पेमेंट, की मतलब वो क्या करेगा, उस लैंड से अपना रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, उसमें से कुछ सैलरी रखेगा, और बाकी पैसे को क्या करेगा, वो एम्परर के लिए खर्चा करेगा। हो सकता है वो उसको जाके टैक्स के रूप में भर दे, या फिर जो उसके पास ट्रूप्स हैं उसको मेंटेन करे। ठीक है, जो खाली सा लैंड था वो क्या था, उसका रेवेन्यू डायरेक्टली कहां जाता था, आपके राजकोष के अंदर चला जाता था, जो इंपीरियल ट्रेजरी थी उसके पास चला जाता था। अब हम जागीरदारी और मनसबदारी दोनों सिस्टम को समझ गए हैं, तो हम इसके एवोल्यूशन की बात करते हैं कि ये अकबर के टाइम से औरंगजेब के टाइम तक कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो अकबर के टाइम पे पढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें मेजर डेवलपमेंट देखिए, तो मनसबदारी सिस्टम ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिकली, हमने देखा था ना मनसबदारी सिस्टम को शुरू किसने किया था, अकबर ने ही किया था। ठीक है, बैलेंस बिटवीन नोबल्स मेंटेन्ड, उन्होंने क्या किया, बैलेंस बनवा के रखा नोबल्स के बीच में। जागीर्स ट्रांसफर्ड रेगुलरली टू अवॉइड लोकल पावर ग्रोथ। अब ऐसा किस लिए होता था, ट्रांसफरेबल जागीर इस वजह से होती थी ताकि कोई भी व्यक्ति कंप्लीट ओनरशिप ना दिखा सके लैंड के ऊपर। वो लैंड एट द एंड ऑफ द डे किसका है, एम्परर का है ना। अगर मान लो उस लैंड के ऊपर कोई मनसबदार क्या करे, अपना इंफ्लुएंस बढ़ाता चला जाए, लंबे टाइम तक क्या करे, उस जगह पे रह जाए, तो एम्परर के पास ये चैलेंज हो सकता था कि वो अगर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो वो एम्परर की जो संप्रभुता है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए जागीर को रेगुलरली ट्रांसफर कर दिया जाता था ताकि कोई लोकल पावर ना उभर सके। ठीक है, एफिशिएंट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर टोडरमल, तो राजा टोडरमल कौन थे, ही वॉज द
फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ योर अकबर, ठीक है। तो उनके अंडर में क्या हुआ, एफिशिएंट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हमको देखने को मिला। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ इन सारे स्टेप्स का, इसका रिजल्ट हुआ कि सेंट्रल कंट्रोल बहुत ज्यादा मजबूत था, मतलब इंपीरियल कंट्रोल, राजा का कंट्रोल बहुत ज्यादा था, और स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन था और स्टेबल आर्मी थी, ठीक है। इसके बाद देखिए जहांगीर के टाइम पे आके क्या चेंजेस हुए। तो जहांगीर के टाइम पे इंक्रीज द नंबर ऑफ मनसबदार्स, की मनसबदार्स के नंबर में बढ़ोतरी देखने को मिली, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 2 अस्पा और सी अस्पा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा। अब इसका क्या मतलब होता है 2 अस्पा और सी अस्पा सिस्टम का, ये इंपॉर्टेंट है जहांगीर के टाइम पीरियड के लिए, बिकॉज इसमें अब होने लगा कि सेलेक्टेड नोबल्स हैड टू मेंटेन एक्स्ट्रा कैवलरी, की बोल दिया गया कि अब जो कुछ नोबल्स को सेलेक्ट कर लिया और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गई कि आप अब क्या करोगे, एक्स्ट्रा मिलिट्री को अपने पास क्या करोगे, मेंटेन रखोगे फॉर योर किंग, ठीक है। इंक्रीज मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसकी वजह से क्या होता था, उनके ऊपर जो मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बढ़ गई। अब उनके पास ज्यादा ट्रूप्स को मेंटेन करना पड़ रहा था। ज्यादा ट्रूप्स का मेंटेन करने का क्या मतलब हुआ कि अब उनके पास जो रेवेन्यू था वो ज्यादा उसके ऊपर यूज होने लगा, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई देखिए, तो जब आप मनसबदार बहुत ज्यादा बना देंगे तो इस केस में क्या होगा, अब आपके पास बहुत सारे मनसबदार हैं तो आप क्या करोगे, उनको पेमेंट भी तो दोगे। जब पेमेंट दोगे तो आपका वो पैसा कहां से जाएगा, जो आपने रेवेन्यू कलेक्ट करा है, जो आपके पास जमीनें हैं उससे जाएगा। इसकी वजह से क्या हो रहा था, फाइनेंशियल बर्डन देखने को मिला, ठीक, फाइनेंशियल बर्डन देखने को मिला बिकॉज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अब हम चलते हैं आगे, अंडर शाहजहां क्या चेंजेस हमको देखने को मिले। तो इसमें मनसब्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, और इन्होंने भी बहुत ज्यादा नंबर पे अपने जो नोबल्स थे उनको अपॉइंट करा। उसका इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलता है, ग्रेटर एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज एंड जागीर्स, की मतलब सेम चीज आपको सिमिलर चीज देखने को मिल रही है कि जब आप ज्यादा ऑफिशियल अपॉइंट कर रहे हो तो आपको अब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है टू पे देयर सैलरीज। कंपटीशन फॉर रिच जागीर्स इंक्रीज। तो अब देखिए लैंड, हम जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि कुछ लैंड फर्टाइल है ना, कि कहीं पे तो क्या होता था, बहुत ज्यादा कृषि होती थी, बहुत ज्यादा आउटपुट था, ज्यादा प्रोडक्टिविटी थी। उस केसेस में रेवेन्यू भी ज्यादा होगा ना, जब रेवेन्यू ज्यादा होगा तो क्या होगा, पैसा भी वो जागीरदार ज्यादा कमा पाएगा। तो ऐसे केस में उन जमीनों के लिए कंपटीशन बढ़ गया ऑफिशियल्स के बीच में। द सिस्टम स्टिल वर्कड बट प्रेशर स्टार्टेड इंक्रीजिंग। हालांकि ये सिस्टम काम तो कर रहा था लेकिन प्रेशर बढ़ता चला गया ऑन योर फाइनेंसेस, ठीक है, फाइनेंशियल बर्डन हमको देखने को मिला। अब औरंगजेब के टाइम पे हम देखते हैं कि क्योंकि औरंगजेब के टाइम पे जो आपका मुगल एम्पायर था वो अपने जेनिथ पे था, ठीक है, इतना एक्सपेंशन मुगल एम्पायर का कभी नहीं हुआ था। तो हाई टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन दक्कन हमको देखने को मिला उस टाइम पे, ठीक है। लॉन्ग वॉर्स अगेंस्ट हमारे चले, मराठास और दक्कन सल्तनट्स को दबाने के लिए बहुत लंबे लंबे वॉर चले थे, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ मनसबदार्स इंक्रीज्ड रैपिडली बिकॉज आपने क्या किया, बहुत लंबी टेरिटरी को कैप्चर कर लिया, और इसकी वजह से आपकी जो अवेलेबल जागीर थी वो इनसफिशिएंट हो गई, क्योंकि अब आपके पास जो मनसबदार की संख्या थी वो बहुत ज्यादा हो गई टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एवरीवन, ठीक है। तो इस वजह से जो अवेलेबल जागीर थी वो बहुत कम थी, रेवेन्यू डिक्लाइन होने लगा बहुत सारे एरिया में बिकॉज वॉर्स कंटिन्यूअसली चल रहे थे, और वो वॉर्स किसके अगेंस्ट थे, आपके मराठास और दक्कन सल्तनत के अगेंस्ट थे, ठीक है। दिस क्रिएटेड सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, और जिसकी वजह से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखने को मिला। इवन दो ये एम्पायर अपने जेनिथ पे था ड्यूरिंग औरंगजेब के टाइम पे, लेकिन ये वॉर वगैरह होने की वजह से क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस इंस्टेबिलिटी की वजह से और जो आपकी लोकल पावर्स थी उनके राइज की वजह से एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होता चला गया आफ्टर औरंगजेब, ठीक है। तो जागीरदारी क्राइसिस समझते हैं हम इन लेटर मुगल पीरियड, ठीक है। तो देखिए जागीरदारी क्राइसिस क्या था, इट वाज द शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्टिव जागीर कंपेयर टू ग्रोइंग नंबर ऑफ मनसबदार, जो हम औरंगजेब के केस में ऑलरेडी समझ चुके हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुआ था, मनसबदार बहुत ज्यादा हो गए थे, और इस केस में जो आपकी प्रोडक्टिव जागीर थी वो क्या हो गई थी, बढ़ चुकी थी बिटवीन योर बहुत सारे मनसबदार्स, और बहुत सारे मनसबदार्स के पास देने के लिए उनको कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब इसके क्राइसिस के रीजंस क्या थे, सबसे पहला रीजन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि बहुत ज्यादा नोबल्स का अपॉइंटमेंट हुआ। सेकंड क्या था, लैक ऑफ गुड जागीर, कि मतलब आपके पास फर्टाइल लैंड कैसा था, लिमिटेड था। अब मान लो आप पूरे इंडिया को टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखो तो आप देखते हो ना कि बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहां पे तो ये आपका ये वाली बेल्ट जो है हिमालय या आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेल्ट, इन सब में तो आपको फर्टाइल लैंड देखने को मिलता है, लेकिन जब आप
डिफरेंट रीजन्स में जाते हो तो आप देखते हो कि कैसे वहां की फिजियोग्राफी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है। हर जगह फर्टाइल लैंड तो है नहीं, इस वजह से क्या होगा कि जो आपका लिमिटेड फर्टाइल लैंड आपको बहुत सारे ऑफिशियल्स के बीच में बांटना पड़ रहा था, और इसकी वजह से वो, अब मान लो किसी के पास ज्यादा फर्टाइल लैंड है, किसी के पास, किसी ऑफिशियल के पास कम है, तो हो सकता है वो ना खुश हो, ठीक है। कॉन्स्टेंट वॉर्स हमको देखने को मिल रहे, है ना, जिसमें डक्कन कैंपेन्स ने क्या किया, वहां की जो ट्रेजरी थी मुगल एम्पायर की उसको एकदम खाली कर दिया। करप्शन और एक्सप्लॉयटेशन हमको देखने को मिला, जिसमें जो जागीरदार थे उन्होंने क्या किया, मैक्सिमम रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी टाइम में कलेक्ट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनके अंडर जो आने वाले किसान थे उनको क्या करना पड़ रहा था, सफर करना पड़ रहा था, ठीक है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हो रहे थे। अब देखो ये क्या थी, पहले हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था, क्योंकि एम्पायर क्या कर रहा था, एम्परर कोशिश कर रहा था कि उसका सेंट्रल अथॉरिटी रहे, उसका सिर्फ कंट्रोल रहे। लेकिन जब शॉर्ट टर्म पे रेगुलरली जागीरदार को क्या किया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था, तो वो लोग कोशिश करते थे कि इमीडिएट एक्सट्रैक्शन हो, ना कि डेवलपमेंट हो। वो बेसिकली मान लो किसी को फर्टाइल जागीर मिल गई, है ना, तो वो क्या करेगा कि जितने टाइम के लिए मेरे पास है उतने टाइम में मैं जल्दी से जल्दी अपना जितना मैक्सिमम रेवेन्यू वो कलेक्ट कर लूं, और उसकी वजह से क्या हो रहा था, आपको आपकी जो जागीर थी उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हमको देखने को पड़ा, ठीक है। तो अब इसका क्राइसिस समझते हैं कि डिफरेंट सोसाइटी के हिस्सों के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ा आपके जागीरदारी क्राइसिस का। तो पेजेंट्स के ऊपर क्या क्राइसिस, प्रेजेंट्स के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ा, उनको हैवी टैक्सेशंस झेलने को पड़े, ठीक है। रूरल डिस्ट्रेस मतलब गांव वगैरह में जो आपके देहात थे उसमें नाखुशी थी, और रेबेलियंस हमको देखने को मिले, उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। नोबल्स के ऊपर देखो, राइवलरी फॉर प्रॉफिटेबल जागीर्स की मतलब ऐसी जागीर जहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी, उसके लिए नोबल्स एक दूसरे से झगड़ रहे थे, एक दूसरे से क्या थे, दुश्मन बने हुए थे। कोर्ट फैक्शनलिज्म इंक्रीज्ड की मतलब कोर्ट में फैक्शनलिज्म आपका बढ़ गया, और एम्पायर के ऊपर क्या हुआ, आर्मी और आपका एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हो गया, ठीक है। सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर हुई, और राइज ऑफ आपको रीजनल पावर देखने को मिला, जैसे कि मराठा वगैरह थे, ठीक। अब देखिए इस पे हिस्टोरियन के व्यू देखते हैं कि आपका जागीरदारी सिस्टम के ऊपर क्या हिस्टोरियन का व्यू देखने को मिला। तो सतीश चंद्र आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, बहुत फेमस हिस्टोरियन है। उन्होंने बोला कि जागीरदारी क्राइसिस क्या था, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। जागीरदारी क्राइसिस को ही डिस्क्राइब्ड एज अ मेजर रीजन फॉर योर मुगल एम्पायर का डिक्लाइन। इसके अलावा इरफान हबीब इन्होंने क्या बोला कि एग्रेरियन प्रेशर एंड एक्सप्लॉयटेशन वीकेंड द एम्पायर की मतलब इनका भी कुछ सिमिलर व्यू था कि जब एग्रेरियन प्रेशर पड़ाना आपके फर्टाइल लैंड्स के ऊपर, है ना, और जो आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लैंड का भी, आपके पेजेंट्स का भी, ठीक है, पेजेंट्स लैंड सबका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इसकी वजह से आपका जो एम्पायर है वो कमजोर पड़ता चला गया, है ना। तो अब हम इसका कंक्लूजन कैसे करेंगे, वी कैन से दैट योर मनसबदारी और जागीरदारी क्या था, इन्होंने आपके मुगल एम्पायर को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया अंडर अकबर, और वो क्या हुआ, धीरे धीरे और मजबूत होता चला गया। हाउएवर जब हमको ओवर एक्सपेंशन देखने को मिला, मिलिट्री के एक्सपेंसेस बढ़ गए, जब कॉन्टिन्यूअस वॉर्स हुए, इसके अलावा करप्शन किया गया बाय योर नोबल्स एंड शॉर्टेज ऑफ जागीर की वजह से ड्यूरिंग औरंगजेब के रेन जागीरदारी क्राइसिस हमको देखने को मिलता है, ठीक है। दिस वीकेंड द मुगल स्टेट एंड कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर। इन सब वजह से क्या हुआ, आपका जो मुगल एम्पायर था वो कमजोर हुआ और उसका डिक्लाइन हो गया। चलिए अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्या कहता है हमको, इट सेज क्रिटिकली इवैल्यूएट अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, उसके अलावा डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सुलह कुल, द इबादत खाना एक्सपेरिमेंट एंड द दीन इलाही इन शेपिंग द नेचर ऑफ द मुगल स्टेट, ठीक है। तो अकबर के द्वारा जो डिफरेंट पॉलिसीज लाई गई टू प्रमोट सेक्युलरिज्म इन द कोर्ट, उन सब के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देखिए तो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी का क्रिटिकल इवैल्यूएशन हम देखेंगे। तो अकबर की क्रिटिकल पॉलिसी, आपकी अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि इट वाज नॉट जस्ट अबाउट फेथ, कि ये सिर्फ आपके फेथ से, सिर्फ आपके धर्म से, आपके बिलीफ से नहीं जुड़ी थी। इट वाज आल्सो अबाउट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर मेड ऑफ मेनी रिलीजन्स, कास्ट एंड कम्युनिटीज। बेसिकली इंडिया कैसी थी, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री था ना, जिसमें आपके क्लासेस, रिलीजन, है ना, लिंग्विस्टिक, डाइवर्सिटी देखने को मिल रही थी, ठीक है।
हर तरह की डाइवर्सिटी से भरी हुई कंट्री थी इंडिया, ठीक है, जो कि अभी भी है। तो बेसिकली अकबर का क्या अटेम्प्ट था, ही अटेम्प्टेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर। उन्होंने क्या कोशिश किया कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाया जा सके जहां पे बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत सारी कास्ट, बहुत सारी कम्युनिटीज क्या हो, एक साथ रह सके। तो हिज पॉलिसी मूव्ड फ्रॉम अर्ली इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी टू अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ टॉलरेंस एंड यूनिटी। तो इवन दो शुरुआत में कैसे पॉलिसी थी अकबर की, इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी से इंस्पायर्ड थी, लेकिन धीरे धीरे वो कैसी हो गई, टॉलरेंस और यूनिटी की तरफ, मतलब सहिष्णुता और एकता की तरफ वो बढ़ती चली गई। तो इधर की आइडियाज अकबर के रिलीजियस पॉलिसी के हम देखते हैं, सुलह कुल को, इबादत खाना एक्सपेरिमेंट को, और दीन इलाही या फिर तौहीद इलाही। बेसिकली तौहीद इलाही इज द मोर अप्रोप्रिएट टर्म, ठीक है। तो इन सब ने मिलकर क्या किया, दे शेप्ड द मुगल स्टेट एज अ मोर इंक्लूसिव एंड सेंट्रलाइज्ड एम्पायर। बेसिकली इन वजह से क्या हुआ, ज्यादा इंक्लूसिव बन गई वहां की गवर्नेंस, ठीक है, आपकी गवर्नेंस इंक्लूसिव बन गई, जिसने डिफरेंट कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट किया और यूनिटी बना के रखी, ठीक है। तो अर्ली फेज देखते हैं अकबर की एंड ऑर्थोडॉक्स इस्लाम की मतलब जब अकबर का रूल शुरू हुआ उस टाइम पे कैसा रिलीजियस पॉलिसी अपनाई गई थी। तो शुरुआत में अकबर स्टिल वर्कड विद इन द फ्रेम ऑफ इस्लामिक रूल, कि उसके जो रूल्स थे, उसका जो गवर्नेंस थी, वो इस्लामिक रूल से बहुत ज्यादा कैसी थी, इंस्पायर्ड थी। इवन द 1568 डिक्लेरेशन आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौड़, है ना, चित्तौड़ का कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था, 1568 में हुआ था, ठीक। तो इसको डिस्क्राइब कैसे किया गया था, इसको रिलीजियस रूप दिया गया था बाय डिस्क्राइबिंग दिस वॉर एज जिहाद, ठीक है, इसको जिहाद बोला गया, रिलीजियस वॉर बोला गया। However, scholars suggest this was also a political move to satisfy the Muslim nobles and the ulama. Ulama were your religious leaders, ठीक है, मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स को खुश करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये एक पॉलिटिकल मूव के रूप में स्कॉलर्स ने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। दिस शोज दैट अकबर वाज ऑलरेडी बैलेंसिंग रिलीजन एंड स्टेट क्राफ्ट। तो बेसिकली इस तरह से क्या पता चलता है कि अकबर ने रिलीजन और स्टेट क्राफ्ट यानी कि आपका शासन नीति को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की, बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की। ही ऑल्सो टुक सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स अर्ली इन हिज रेन, जैसे कि जिजिया को बैन किया, पिलग्रिमेज टैक्स को 1560s में बैन किया, ठीक है। These acts were seen by some scholar as linked to his alliance with the Rajputs, which shows that his religious policy and political need were closely connected. तो बेसिकली ये सारे जैसे जजिया हो गया जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगने वाला टैक्स था, ठीक है, और जो रिलीजियस पिलग्रिमेज पे जाने वाले जो आपका टैक्स था, उन सबको 1560s में अकबर ने रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं इन एक्ट्स को कि उसने अपने जो राजपूत के साथ अलायंस थे, राजपूत लोकल पावर्स थी ना, लोकल पावर्स राजपूत थे, तो उनके साथ अपने अलायंस को, अपने कॉन्टैक्ट्स को ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की। और इस तरह से क्या किया, हमने देखा कि अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी और अकबर की जो पॉलिटिक्स थी वो एक दूसरे से कितनी ज्यादा इंस्पायर्ड है, एक दूसरे से कितनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो इसी में हम सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे इबादत खाना एक्सपेरिमेंट को। तो इबादत खाना बेसिकली क्या था, इबादत खाना सेटअप किया गया था फतेहपुर सीकरी में आफ्टर योर 1575 का पीरियड, ठीक है। शुरू में इट वाज फॉर इस्लामिक स्कॉलर्स, है ना। इबादत खाना बेसिकली, इबादत का क्या मतलब होता है, वर्शिप, है ना, और खाना का क्या मतलब होता है, खाना यूज किया जाता है टू शो अ प्लेस, कि कोई जगह है ना। तो बेसिकली ये वर्शिप प्लेस ये शुरू में किसके लिए थी, इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए थी, लेकिन धीरे धीरे अकबर ने इसको डिफरेंट कम्युनिटीज जैसे कि आपका हिंदूज हो गए, जैन्स हो गए, ज़ोरोएस्ट्रियंस हो गए और जो जेसुइट्स थे, ठीक है, इन सब के लिए खोल दिया। और दिस वाज अ न्यू स्टेप बिकॉज इट क्रिएटेड अ स्पेस फॉर रिलीजियस डिस्कशन, की मतलब यहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस लीडर्स आके, डिफरेंट रिलीजियस स्कॉलर्स आके अपने रिलीजन की बात कर सकते थे और रिलीजन के ऊपर डिस्कशन कर सकते थे, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इसका सिग्निफिकेंस ये था बिकॉज इट हेल्प्ड अकबर टू मूव बियॉन्ड नैरो सेक्टेरियन आइडियाज, ठीक है, कि मतलब अब अकबर के जो आइडियाज थे वो एक सेक्ट तक लिमिटेड नहीं थे, बिकॉज ही वॉज कॉन्टिन्यूअसली इंटरैक्टिंग विद योर डाइवर्स ग्रुप्स, ठीक है। डाइवर्स ग्रुप्स के साथ अकबर के इंटरेक्शन बढ़ गए बिकॉज ऑफ दिस इबादत खाना। दिस डिबेट एक्सपोर्ट डिफरेंसेस बिटवीन योर शिया, सुन्नी एंड अदर ग्रुप्स, कि मतलब जो शिया कम्युनिटी हो गई, सुन्नी कम्युनिटी हो गई विद इन इस्लाम, और इसके अलावा जो डिफरेंट ग्रुप्स थे उन सब के बीच में जो कोर डिफरेंसेस थे, जो आइडियाज के बीच में मतभेद था, वो सारे क्या हुए, एक्सपोज हुए।
As a result, Akbar began to think of himself as a ruler above all sect, a king who could give justice to everyone. और इन सब की वजह से क्या हुआ, अकबर started to think of himself कि वो एक ऐसा रूलर है जो क्या है, वो किसी एक रिलीजन का रूलर नहीं है, वो बल्कि सारे अपने सब्जेक्ट्स का रूलर है, डिस्पाइट ऑफ देयर रिलीजन, डिस्पाइट ऑफ देयर बैकग्राउंड, ठीक है। और वो एक ऐसा रूलर है जो सबको जस्टिस प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है। सो द इबादत खाना वाज नॉट ओनली अ डिबेट हॉल। इस वजह से क्या है, हम देखते हैं कि इबादत खाना सिर्फ एक डिबेट हॉल नहीं है, बट इट वाज आल्सो अ पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन मैनेजिंग डाइवर्सिटी। तो ये एक डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए, है ना, एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय अकबर, विच वाज सक्सेसफुल। ठीक, सुलह कुल, अब समझते हैं कि अकबर का मेन प्रिंसिपल जो सुलह कुल है वो क्या है। तो सुलह कुल बेसिकली बोलता है यूनिवर्सल पीस को, है ना। कुल क्या होता है, सब लोग, मतलब सारे लोग, यूनिवर्स का, और सुलह बेसिकली आपका पीस, तो पूरे सभी लोगों का, पूरे यूनिवर्स के बीच में पीस। तो इट बिकेम फुल्ली इंपॉर्टेंट इन द लेटर ईयर ऑफ अकबर के रेन की, मतलब शुरू में हमने देखा ना कि कैसे अर्ली अकबर रेन वाज इंस्पायर्ड बाय इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी, लेकिन बाद में क्या हुआ, अकबर का जो लेटर रेन था वो थोड़ा सेक्युलर हो गया। इट वाज अ लिबरल एंड इंटीग्रेटिव आइडिया, ये एक लिबरल और इंटीग्रेटिव आइडिया था जो सबको इंटीग्रेट कर रहा था, बिल्ड टू क्रिएट पीस इन अ कोर्ट फिल्ड विद पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है, डिफरेंट रिलीजियस कल्चर्स एंड एथनिक ग्रुप्स। ठीक, तो जैसे हम देखते हैं कि अकबर के नवरत्न में भी डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग आ रहे थे ना, तो उन सब के बीच में हार्मनी स्टैब्लिश करने का एक एक्सपेरिमेंट था ये। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया, इट वाज सेंट्रल टू द मुगल स्टेट बिकॉज इट गेव द एम्पायर अ वाइडर बेस प्रोवाइड कर रहा था। इसके अलावा इसने रिलीजियस टेंशन जो कोर्ट में हमको देखने को मिल रही थी उसको कम किया, क्योंकि डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के जब लोग होंगे और क्या होंगे, उनके बीच में हार्मनी नहीं होगी तो क्या होगा, टेंशंस बढ़ेंगी। और इसकी वजह से इट हेल्प्ड अकबर टू बाइंड नोबल्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड टू द थ्रोन। और इसकी वजह से क्या हुआ, अकबर ने डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट बैकग्राउंड वाले लोगों को एक साथ कंबाइन कर दिया, और वो क्या हुए, अपने थ्रोन के प्रति उनका सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको इंश्योर कर दिया। दिस आइडिया हेल्प्ड एस्टैब्लिश वन गॉड, वन रियलिटी एंड वन एम्परर एंड वन नोबिलिटी, एंड दिस सपोर्टेड अ मोर सेंट्रलाइज्ड एम्पायर। तो इस आइडिया से क्या हुआ, सुलह कुल की वजह से एक गॉड, ठीक है, एक रियलिटी, एक एम्परर, है ना, और एक नोबिलिटी, ये इस वाले आइडिया को अकबर ने बहुत ज्यादा क्या किया, पोर्ट्रे करने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो एम्पायर था वो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया, जो अथॉरिटी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दीन इलाही या तौहीद इलाही को। ठीक, तो मेनी पीपल लेटर कॉल्ड अकबर्स रिलीजियस आइडियाज दीन इलाही। बाद में जाके हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने इसको दीन इलाही नाम दिया, लेकिन अथर अली जो हमारे हिस्टोरियन है उन्होंने बोला कि दिस टर्म वाज नॉट एक्चुअली यूज्ड बाय अकबर, कि ये दीन इलाही जो टर्म है ये अकबर ने नहीं यूज किया था। ऑफिशियल टर्म क्या था, ऑफिशियल टर्म वाज तौहीद ए इलाही, ठीक है, और डिवाइन मोनोथेइज्म तौहीद ए इलाही। ठीक, इट वॉज क्लोजली लिंक्ड विद अकबर्स ब्रॉडर रिलीजियस विजन, ठीक है, कि ये अकबर के जो ब्रॉडर रिलीजियस विजन है, जो हमने देखा कि अकबर का क्या व्यू था, वन गॉड वन एम्परर, है ना, इस वाले व्यू से बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है ये आइडिया। तो इसके सिग्निफिकेंस और लिमिट्स को समझो। तो ये एक मास रिलीजन नहीं था, दीन इलाही मास रिलीजन नहीं था, बहुत लोग इसको नहीं फॉलो कर रहे थे। इट वाज अ स्मॉल एलीट सर्कल, ये क्या था, एक छोटी सी कम्युनिटी थी जिसमें सिर्फ एलीट्स आ रहे थे, विद नॉट मोर देन 18 मेंबर्स अकॉर्डिंग टू एस ए रिजवी। एस ए रिजवी ने क्या बोला कि ये एक एलीट सर्कल था जिसमें 18 से भी कम लोग थे, या तो 18 या उससे कम लोग थे। मेंबर्स डिड नॉट गिव अप देयर ओन रिलीजन। अब मेंबर्स क्या कर रहे हैं, ये अपने रिलीजन को गिव अप नहीं कर रहे हैं, देयर हाईएस्ट लॉयल्टी वाज टू द एम्परर। लेकिन इसके बावजूद जो उनकी हाईएस्ट लॉयल्टी थी वो किसके प्रति थी, अपने एम्परर के प्रति थी। सो दिस वाज लेस ऑफ अ न्यू रिलीजन एंड मोर ऑफ अ पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डिवाइस टू टाई नोबल्स टू द अकबर पर्सनली। तो बेसिकली ये क्या थी, इसको इमेजिन कर सकते हो आप सोसाइटी के रूप में, एक सोसाइटी के रूप में। जब आप कोई सोसाइटी ज्वाइन करते हो तो आप ये थोड़ी करते हो कि आप अपने पुराने बिलीफ्स को छोड़ के चले आए रहे हो, आप क्या करते हो, एक कॉमन कॉज के प्रति अपने आप को लिंक कर लेते हो, ठीक है, अपने आप को टाई कर लेते हो। तो बेसिकली जब जो आपके दीन इलाही के अंडर जो आपके नोबल्स थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को एम्परर से डायरेक्टली टाई कर लिया और अपने जो रिलीजियस आइडियाज थे उनको नहीं छोड़ा। तो ये एक रिलीजन नहीं था, ये क्या था, ये एक पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल टूल था
डिवाइज्ड बाय अकबर। तो इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं अब हम इन सारी पॉलिसीज का। तो अकबर की जो पॉलिसी है उसकी दो साइड्स है। ऑन वन साइड इट वाज ट्रूली ब्रॉड माइंडेड, है ना, ब्रॉड माइंडेड हमको देखने को मिल रही है बिकॉज ये क्या है, ये ऑर्थोडॉक्स नैरो डिस्क्रिमिनेटरी व्यू को नहीं सपोर्ट कर रहा। इसने क्या किया, सारे रिलीजन्स को एक कंबाइन कर दिया, एक यूनिटी प्रोवाइड की। इट इनकरेज डिस्कशन को इनकरेज किया, रिड्यूस्ड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोटेड पीस, की मतलब रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था उसको कम किया और पीस को प्रमोट किया। ऑन द अदर साइड इट वाज आल्सो डीपली पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसका बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जो रिलीजन है, ये जो पॉलिटिक्स है, ये एक दूसरे से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है। और हमने देखा ना कि कैसे अकबर ने इन सारी चीजों का यूज बेसिकली क्या किया था कि जो उसके नोबल्स थे और जो उसका एम्पायर था वो उसके प्रति कंप्लीटली क्या हो जाए, कंप्लीटली अपने एम्परर के अंदर बिलीफ रख दे अपना, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल टूल था सबको खुश करने का, सबको सेटिस्फाई करने का, जिसने क्या किया, दोनों बेनिफिट किया, एम्पायर को स्टेबल भी कर दिया और क्या किया, सब लोगों को जो एक सिंगल अम्ब्रेला था एम्परर का उसके अंदर लाके खड़ा कर दिया। मेनी हिस्टोरियंस आर्ग्यू दैट अकबर यूज दीज आइडियाज टू स्ट्रेंथन इंपीरियल अथॉरिटी एंड कीप अ मिक्स्ड नोबिलिटी अंडर कंट्रोल। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस आपके क्या कहते हैं कि अकबर ने इस आइडियाज को इसलिए यूज किया ताकि जो एम्पायर की अथॉरिटी है, जो एम्परर की ताकत है, उसको मेंटेन किया जा सके। और जो आपका नोबिलिटी जो देखने को हमको मिल रही है, जो कैसी थी, बहुत ज्यादा डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रही थी, जिसमें आपके मुस्लिम्स भी थे, राजपूत्स भी थे, है ना, और डिफरेंट लोग भी थे, उन सबको कंट्रोल में रखा जा सके, इसलिए अकबर ने इन आइडियाज का यूज किया। सो हिज पॉलिसी वाज नॉट ओनली बेस्ड ऑन आइडियलिज्म बट इट वाज आल्सो ऑन स्टेट इंटरेस्ट। ये सिर्फ आइडियलिज्म पे नहीं थी, ये स्टेट को इंटरेस्ट को भी फुलफिल करती थी। देयर वाज आल्सो रेजिस्टेंस। अब इसके लिए हमको रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है। अब रेजिस्टेंस क्या था, ये रेजिस्टेंस आपका इस्लामिक स्कॉलर्स की तरफ से देखने को आया क्योंकि उनको सुलह ए कुल की जो आइडिया था उससे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज इट ट्रीटेड ऑल रिलीजन्स एज इक्वल एंड सीम टू वीकन इस्लाम स्पेशल पोजीशन। बिकॉज इन्होंने क्या देखा कि ये जो सुलह ए कुल का आइडिया है ये अब सारे रिलीजन को तो इक्वल ट्रीट कर रहा है, इस्लाम का जो स्पेशल ट्रीटमेंट था वो खत्म हो गया। तो क्या होगा, वो जो आपके रिलीजियस स्कॉलर्स थे वो नाखुश थे इस वजह से, इसकी वजह से इस्लामिक स्कॉलर्स की वजह से की तरफ से रेजिस्टेंस देखने को मिला। अब आप इसको रिलेट कर सकते हो, जैसे अभी आप देखो सेक्युलरिज्म से कितना ज्यादा कोई भी जो आपका अथॉरिटी होगी जो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करती है तो उसको कितना ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो सिमिलर सी चीज आपको यहां पे भी देखने को मिल रही थी क्योंकि उनको लगा कि जो इस्लाम का स्पेशल स्टेटस है वो नहीं रहा, सबको बराबरी मिल रही है, इस वजह से वो लोग नाखुश थे। ठीक, दिस शोज दैट अकबर्स पॉलिसी वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय एवरीवन एंड हैड सीरियस लिमिट। इससे क्या पता चलता है कि अकबर की जो पॉलिसी है वो सबने नहीं एक्सेप्ट करी। तो हम कंक्लूड करने के लिए क्या कह सकते हैं कि अकबर की रिलीजियस पॉलिसी ने मुगल एम्पायर को बहुत बड़ा चेंज दिया। ठीक है, इबादत खाना ने डिबेट्स को ओपन किया, सुलह कुल ने पीस को प्रमोट किया, ठीक है, और तौहीद इलाही ने इट हेल्प टू टाई लॉयल्टी टू द एम्परर, की मतलब नोबल्स कंप्लीटली लॉयल हो गए। अब नोबल्स कंप्लीटली लॉयल हो गए अपने एम्परर के प्रति। ठीक है, ये सारी चीजें इन पॉलिसीज ने की। टुगेदर दे मेड टू द मुगल स्टेट मोर इंक्लूसिव एंड मोर सेंट्रलाइज्ड। इसने क्या किया, ज्यादा इंक्लूसिव बनाया, है ना, ज्यादा लोगों को अपने अम्ब्रेला के अंदर लेके आया और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड बनाया, कि मतलब जो केंद्रीकरण हुआ आपके एम्पायर का, सेंट्रल अथॉरिटी की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही। ठीक है, बट दीज आइडियाज वर आल्सो पॉलिटिकल टूल्स। ये क्या थे, पॉलिटिकल टूल्स भी थे। एंड दैट इज व्हाई अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी शुड बी सीन एज अ मिक्स टू टॉलरेंस, प्रैग्मेटिज्म एंड इंपीरियल कंट्रोल। कि मतलब ये पॉलिसीज क्या थी, ये सिर्फ आइडियलिज्म पे बेस्ड नहीं थी, ये अच्छे अच्छे आइडियाज पे नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल टूल भी था जिसने एक तीर से दोनों निशानों को क्या किया, अचीव कर लिया। ठीक, विच वॉज बेस्ड ऑन योर टॉलरिज्म, कि मतलब आप टॉलरेंस कर रहे थे, मतलब आप क्या थे, सबके प्रति सहिष्णु थे, और इंपीरियल कंट्रोल आपको देखने को मिला, कि मतलब एम्परर कैसे सबके ऊपर अपना कंट्रोल जमा के रखे हुए है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कहता है कि औरंगजेब के रिलीजियस एंड राजपूत पॉलिसीज को इवैल्यूएट करो। टू व्हाट एक्सटेंट डिड दीज पॉलिसीज कंट्रीब्यूट टू द वीकनिंग ऑफ मुगल एम्पायर, कि इन पॉलिसीज की जो कि मुगल एम्परर औरंगजेब द्वारा लाई गई, उन्होंने क्या किया, आपके
जो मुगल एम्पायर था उसको कैसे वीकन किया, कैसे कमजोर किया उन पॉलिसीज ने, ठीक है। तो औरंगजेब के रिलीजियस और राजपूत पॉलिसीज को देखो, तो दीज आर सीन एज द मेन रीजन फॉर मुगल्स डिक्लाइन, बट द रियल पिक्चर इज ज्यादा मिक्स्ड। कि मतलब इन पॉलिसीज को हम यूजुअली देखते हैं, बहुत लोग इसको ऐसे समझते हैं कि क्या है, सिर्फ ये पॉलिसीज की वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, हालांकि ऐसा नहीं है। दीज वर important factors but not the entire story. He was a devout Muslim, yet many of his actions were also driven by politics. कि even though Aurangzeb was a devout Muslim, ठीक है, कि लेकिन उसके बावजूद भी his policies and his actions were driven by politics, कि मतलब political actions भी कुछ लिए गए, politics, finance and the need to keep control over a large empire. Because we see ना कि औरंगजेब के टाइम पे कैसे एम्पायर बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया था ना। अब उस एक्सपेंशन को क्या करना है, उस एक्सपेंशन के ऊपर अपना कंट्रोल भी तो रखना है। इन सब वजहों से भी कुछ सारे स्टेप्स क्या किए गए थे, लिए गए थे टू मेंटेन द कंट्रोल। हिज रेन सॉ शार्पर रिलीजियस मेजर्स, और औरंगजेब के रेन में हमको क्या देखने को मिलता है, ज्यादा शार्प रिलीजियस मेजर्स देखने को मिले, है ना, कि मतलब इस्लाम को ज्यादा फेवर किया गया। एंड अ क्लियर ब्रेक विद सम राजपूत स्टेट्स, और जो राजपूत एलाइज थे, जो हमने देखा ना कि कैसे मुगल्स एंड राजपूत रिलेशन कितना स्ट्रांग था बिफोर दिस, है ना, बिफोर द अराइवल ऑफ औरंगजेब। तो उन चीजों को क्या किया, ब्रेक हुआ औरंगजेब के टाइम पीरियड में, स्पेशली विद मेवाड़ एंड मारवाड़। इवन दो औरंगजेब के सक्सेसर की वाइफ भी क्या थी, एक राजपूत प्रिंसेस थी, ठीक है। औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी हम देखते हैं, तो औरंगजेब ने कैसी पॉलिसी फॉलो की, इस्लामिक इमेज ऑफ किंगशिप की पॉलिसी को फॉलो किया, कि मतलब जो स्टेट पॉलिसी है उसकी कैसी थी, इस्लाम से ज्यादा इंस्पायर्ड थी। ही सपोर्टेड शरिया नॉर्म्स, बैंड म्यूजिक इन द कोर्ट एंड रीइंपोज्ड जिजिया इन 1679, जिसको पहले किसने हटाया था, बैन किया था, आपके अकबर ने बैन किया था। और ये कब आई, 1679 में वापस रीइंट्रोड्यूस कर दिया औरंगजेब ने, ठीक है। इसके अलावा शरिया नॉर्म्स को सपोर्ट किया, ठीक, और म्यूजिक को बैन कर दिया। टेंपल डिस्ट्रक्शन हुआ, रेस्ट्रिक्शंस ऑन न्यू टेंपल बिकेम कंट्रोवर्शियल फीचर्स ऑफ हिज रूल, कि मतलब बहुत सारे टेंपल्स को डिस्ट्रॉय किया गया और नए टेंपल्स को क्या किया गया, बनने से रोका गया, जो कि इसके औरंगजेब के रूल के एक इंपॉर्टेंट फीचर्स हो जाते हैं, ठीक। अब देखिए, बट दीज स्टेप्स वर नॉट ओनली रिलीजियस, कि स्कॉलर्स का ऐसा मानना है, हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये सिर्फ रिलीजन से इंस्पायर्ड नहीं थे, ठीक है, इसके पीछे क्या थे, कुछ पॉलिटिकल, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व थे। फॉर एग्जांपल, बैन ऑन म्यूजिक को बोला गया है स्कॉलर्स द्वारा कि इट मे ऑल्सो हैव बीन लिंक्ड टू फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड कट्स इन कोर्ट पेट्रोनेज, कि बेसिकली बोला गया कि म्यूजिक और आर्टिस्ट कोर्ट में जब परफॉर्म करते थे तो उनको क्या मिलता था, पैसा मिलता था फ्रॉम द कोर्ट, है ना। अब देखिए, जब औरंगजेब के टाइम पे हमने देखा कि लॉन्ग वॉर्स चली थी, है ना, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ था। अब कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इन वॉर्स की वजह से जो ट्रेजरी थी उसके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर था, उस प्रेशर को रोकने के लिए भी म्यूजिक के ऊपर बैन लगाया गया। इसके अलावा जिजिया के रीइम्पोजिशन को कुछ लोग क्या बोलते हैं, इट ऑल्सो कोइंसाइडेड विद राजपूत एंड मराठाज रेबेलियन, कि ये जो आपका राजपूत ने रेबेलियन किया, बिकॉज क्या हुआ था, राजपूत के साथ जो रिलेशंस थे वो खराब हो गए थे, मराठास का राइज हो रहा था। इन सब चीजों का एक क्या था, आफ्टर इफेक्ट था द रीइम्पोजिशन ऑफ जजिया, ताकि so it may have also been a political move to show that imperial authority, not just purely religious act। तो बेसिकली इनके थ्रू क्या किया गया, एम्पायर ने अपना कंट्रोल दिखाया कि अभी भी क्या है, जो किंग है वो औरंगजेब है ना, किंग औरंगजेब है, और ये जो राजपूत हैं, मराठे हैं, ये क्या है, औरंगजेब के अभी भी अंडर में आते हैं। इसी वजह से इस चीज को, जजिया को लाया गया, कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि ये सिर्फ एक रिलीजियस एक्ट नहीं है। तो ये डिफरेंट ओपिनियंस है जिसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। औरंगजेब की अब राजपूत पॉलिसी के ऊपर आ जाते हैं। एट द स्टार्ट औरंगजेब स्टिल ट्रीटेड मेनी राजपूत्स विद रिस्पेक्ट, कि मतलब अपने रेन के शुरुआत में औरंगजेब के जो टाइज थे, जस्ट लाइक हिज प्रेडिसेसर्स, कैसे थे राजपूत के साथ, अच्छे थे, ठीक है। मिर्जा राजा जयसिंह ऑफ अंबेर,
राजा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़, राणा राज सिंह ऑफ मेवाड़ एंड रूलर्स ऑफ बीकानेर, बूंदी, कोटा, इन सबको क्या थी, इंपॉर्टेंट पोजीशंस कोर्ट के अंदर, मुगल कोर्ट के अंदर मिली हुई थी एज लाइक द प्रीवियस रूलर्स, ठीक है। दिस शोज दैट अर्लियर पॉलिसी कैसी थी, वो सिंपली एंटी राजपूत नहीं थी, ठीक है, एंटी राजपूत नहीं थी, वो कैसी थी, वो मुगल राजपूत रिलेशन के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन अब हम देखेंगे कि वो खराब कैसे हुई, ठीक है। तो लेटर जो रिलेशंस थे वो खराब हो गए। द फर्स्ट सीरियस ब्रेक कब आया, जब मेवाड़ में हमको देखने को मिला व्हेन औरंगजेब क्वेश्चनड राणा राज सिंह की मैरिज विदाउट इंपीरियल परमिशन एंड सीज्ड नियर बाय टेरिटरीज, कि बेसिकली जो मेवाड़ के राणा राज सिंह थे उनकी जो शादी हुई थी उस पे क्या था, उस पे इंपीरियल परमिशन नहीं ली गई थी, बेसिकली उन्होंने एम्परर से परमिशन नहीं ली। इस वजह से क्या हुआ, औरंगजेब को गुस्सा आया, उसने क्या किया, जो टेरिटरीज थी उसको सीज कर लिया और बेसिकली अपना गुस्सा दिखाया, एंगर शो किया, डिसप्लेजर शो किया बाय सीजिंग नियर बाय टेरिटरीज। द बिगेस्ट क्राइसिस उसके बाद हमको मारवाड़ में देखने को मिला राजा जसवंत सिंह के डेथ के बाद। तो राजा जसवंत सिंह के डेथ के बाद क्या हुआ था, औरंगजेब ने कोशिश की कि जो मारवाड़ का रीजन है उसको क्या किया जाए, जसवंत सिंह के बेटों के बीच में बांट दिया जाए, ठीक है। जिसका वहां के जो नोबल्स थे, राठौड़ नोबल्स, उन्होंने अपोज किया, उसको रिजेक्ट किया और दुर्गादास और अजीत सिंह नाम के रूलर्स लीडर्स के अंदर रिवोल्ट कर दिया, ठीक है, अंडर में आके रिवोल्ट कर दिया, ठीक। अब हम देखते हैं कि राजपूत रिलेशनशिप ब्रेकडाउन क्यों हुए, ठीक है। तो ऐसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये औरंगजेब के सिर्फ रिलीजियस पॉलिसी की वजह से नहीं हो रहा था, बिकॉज इसके बावजूद और क्या रीजंस थे, और रीजंस थे कि जो राजपूत का मुगल पॉलिटिक्स में रोल था, जो कि क्या था, पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, वो रोल अब धीरे धीरे घटता चला जा रहा था, बिकॉज एम्पायर का फोकस अब कहां हो गया था, वो फोकस हो गया था दक्कन के ऊपर और मराठास के ऊपर, जहां पे दक्कन पे मुस्लिम सल्तनट्स थी और मराठा वाज अ हिंदू पावर, ठीक है। तो इन जगहों पे फोकस बढ़ गया था और जो राजपूत का इंपॉर्टेंस था वो कोर्ट के अंदर घट गया। सो पॉलिटिकल चेंज मैटर्ड एज मच एज रिलीजन, इसीलिए हिस्टोरियंस का मानना है कि जो पॉलिटिकल चेंज था उसका भी इंपॉर्टेंस उतना ही रखता है जितना औरंगजेब की जो ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज थी वो रखती हैं, ठीक है। अब देखिए, स्टिल द ब्रेक हैड सीरियस इफेक्ट, इसके बावजूद भी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि डिस्पाइट द रीजंस, कि मतलब रीजंस के बावजूद, चाहे वो पॉलिटिकल रीजंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक रीजंस हो, चाहे वो रिलीजियस रीजंस हो, जो भी रीजंस रहे हो, इन सब के बावजूद क्या हुआ, उसका जो इफेक्ट था वो एम्पायर के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा था। जैसे कि आपको मेवाड़ और मारवाड़ में हमको देखने को मिला, दे बिकेम द सेंटर्स ऑफ रेजिस्टेंस, वहां से क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस हो रहा था टू मुगल एम्पायर, एंड औरंगजेब हैड टू स्पेंड मोर टाइम, मनी एंड ट्रूप्स फाइटिंग देम, ठीक है। इसकी वजह से टाइम, मनी, एफर्ट उन लोगों के ऊपर भी लगा। इन डिफिकल्ट टेरेन मुगल सोल्जर्स फाउंड इट हार्ड टू क्रश रेजिस्टेंस फुल्ली, दिस मेड द एम्पायर वीकर, ऑब्वियसली बिकॉज उन रीजन्स में जब आप किसी रीजन में रह रहे होते हो, वो रीजन आपका ज्यादा जाना पहचाना होता है, तो उस रीजन में किसकी ज्यादा पावर थी, उसमें राजपूत जो सोल्जर्स थे वो ज्यादा एफिशिएंट थे। इसकी वजह से जो मुगल सोल्जर्स थे उनको उतनी ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई टू क्रश दैट रेबेलियन, ठीक है, जिसकी वजह से आपका एम्पायर वीक होता चला गया। डिड दीज पॉलिसीज वीकन द मुगल एम्पायर, ठीक है। तो इन पॉलिसीज ने क्या मुगल एम्पायर को कमजोर किया, इसमें हम बोलते हैं कि हाँ किया, लेकिन पार्टली किया, कंप्लीटली नहीं किया। डिड वीकन द एम्पायर बिकॉज जब रिबेलियन होगा, जब आपके इतने सालों से, इतने डेकेड से, सेंचुरीज से रहने वाले आपके जो एलाइज थे वो जब चले जाएंगे तो क्या होगा, बैलेंस खराब होगा ना। इट रिड्यूस ट्रस्ट अमंग पावरफुल राजपूत एलाइज, इन पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ था, जो राजपूत एलाइज का ट्रस्ट बना हुआ था ऑन मुगल एम्पायर वो शेक हो गया, ठीक है। एंड एडेड टू मिलिट्री एंड फाइनेंशियल प्रेशर, बिकॉज जब आप मल्टीपल वॉर्स लड़ोगे तो क्या होगा, उस केस में आपका पैसा भी जाएगा, मिलिट्री भी यूज होगी, ठीक है। द राजपूत ब्रीच अलोंग विद रिलीजियस टेंशन मेड द मुगल स्टेट लेस स्टेबल, इसकी वजह से हमको देखने को मिला कि जो राजपूत का क्या था, जो ट्रस्ट चला गया, जो उनका ब्रीच हुआ है ना, उन्होंने रेजिस्टेंस किया, इसके अलावा रिलीजियस टेंशन देखने को मिल रही थी, अब उन सब ने मुगल के जो स्टेट था उसको स्टेबल नहीं रखा, ठीक है। However, they were not the only reason for decline, कि मतलब सिर्फ राजपूत के साथ जो पॉलिसी थी और रिलीजियस पॉलिसी, सिर्फ यही मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का रीजन नहीं बनी। दो बड़े रीजंस क्या थे, दो बड़े रीजंस थे, दक्कन में वॉर, फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड वाइडर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सो औरंगजेब्स पॉलिसीज कंट्रीब्यूटेड टू वीकनिंग द एम्पायर, इसने क्या किया, एम्पायर को वीकन किया, बट दे वर्क टुगेदर विद अदर प्रॉब्लम्स रादर देन अलोन, लेकिन वो क्या थे, यू कैन जस्ट कंसिडर देम एज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ
एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर बट नॉट द सोल फैक्टर, ठीक है, जिसने और डिफरेंट रीजंस की वजह से क्या हुआ, आपका एम्पायर को वीकन कर दिया सेंट्रली, ठीक है। औरंगजेब्स रूल अब हम कंक्लूड करने में क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रिक्ट था, ऑब्वियसली फोर्सफुल था एंड मेड मोर कॉन्फ्लिक्ट प्रोन देन अकबर्स, की मतलब अकबर के रूल के हिसाब से ये ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट प्रोन था, बिकॉज हम देख रहे थे कि कैसे इस टाइम पे जो आपके ट्रेडिशनल एलाइज थे उन्होंने भी आपका साथ छोड़ दिया था। हिज रिलीजियस मेजर्स एंड राजपूत पॉलिसी डैमेज्ड मुगल यूनिटी, मुगल की जो यूनिटी थी राजपूत के साथ उसको डैमेज किया, स्पेशली आफ्टर द ब्रेक विद मेवाड़ एंड मारवाड़, जो कि क्या थे, इंपॉर्टेंट एलाइज हुआ करते थे। बट हिज डिक्लाइन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रिलीजन अलोन, कि मतलब एम्पायर का डिक्लाइन वो सिर्फ आप रिलीजन से नहीं कर सकते डिस्क्राइब। मुगल एम्पायर के वीकनिंग के पीछे क्या था, रिलीजियस हार्डनिंग थी, राजपूत का एलियनेशन हुआ, ठीक है, और डक्कन वॉर्स थे, डक्कन में एक्सपेंशन हुआ एंड फाइनेंशियल प्रेशर, ये सब साथ में मिलकर क्या किया, इन्होंने एम्पायर को खत्म कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि कहता है इवैल्यूएट द वेरियस फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर राइज ऑफ मराठास इन 17th सेंचुरी, कि आपकी 17वीं शताब्दी में मराठास के राइज के पीछे क्या कारण थे। एग्जामिन द रोल ऑफ शिवाजी इन कंसोलिडेटिंग मराठा पावर, कि मतलब जो आपके मराठा रूलर शिवाजी थे उनका क्या रोल था मराठा पावर को कंसोलिडेट करने में, ठीक है। एंड डिस्कस मुगल मराठा रिलेशंस अंडर औरंगजेब, और औरंगजेब के अंडर में जो मुगल मराठा रिलेशंस थे वो कैसे थे, उसने कौन से इंपॉर्टेंट फिगर्स आपके रोल निभा रहे थे, ठीक है। तो अब इंट्रोडक्शन देखिए, द राइज ऑफ मराठास वाज नॉट ड्यू टू ओनली वन रीजन, कि मराठास के राइज के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं था, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, जिसमें आपका क्या हो गया, सबसे पहले गुड ज्योग्राफी हो गया। अब गुड ज्योग्राफी का क्या मतलब हुआ, कि बेसिकली वहां का फिजिकल इन्वायरमेंट, अब वहां का नेचुरल इन्वायरमेंट कैसा था, ज्यादा वहां के रूरल पावर्स को, जो वहां की लोकल पावर्स थी उसको सपोर्ट करता था। सोशल यूनिटी हमको देखने को मिलती है, समाज में एकता हुई, ठीक है। पॉलिटिकल कंफ्यूजन इन द दक्कन, दक्कन के अंदर पॉलिटिकल कंफ्यूजन, बिकॉज दक्कन में आप देख रहे हो कि बहुत सारे मराठा रूलर्स जो बाद में जाके मराठा एडमिनिस्ट्रेटर्स बने, वो उन मुस्लिम दक्कन कोर्ट्स में इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते थे, मुस्लिम दक्कन कोर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते थे, ठीक है। इकोनॉमिक चेंज हमको देखने को मिला एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बाय रूलर्स लाइक शिवाजी, ठीक है। मराठास वर अ मराठी स्पीकिंग वॉरियर ग्रुप, ये कैसे थे, मराठी बोलने वाले वॉरियर ग्रुप थे, फ्रॉम द वेस्टर्न दक्कन से, एंड देयर पावर ग्रू इनटू अ रीजन फुल ऑफ हिल्स फोर्ट्स एंड डिफिकल्ट टेरेन, की मतलब उनकी पावर कैसे रीजन में ग्रो करी, ऐसा रीजन जहां भर भर के फोर्ट्स थे, है ना, इसमें बहुत सारे फोर्ट्स ऐसे भी थे जो दक्कन आपके सुल्तान द्वारा बनाए गए थे, जिनको मराठाओं ने क्या किया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। बहुत सारे फोर्ट्स थे और डिफिकल्ट टेरेन में इनकी पावर ग्रो करी, ठीक। अब इसके पीछे जो फैक्टर्स थे उसके बारे में हम समझ लेते हैं, कौन से थे। सबसे पहला ज्योग्राफी थी, सह्याद्री हिल्स, सी कोर्ट्स एंड जो आपके हिल फोर्ट्स थे, इन्होंने इन वजहों से क्या हुआ था, आपका जो रीजन था उसके ऊपर बाहरी अटैक बहुत मुश्किल हो गया था, ठीक है। आप देखते हो कि कैसे राजगृह जो थी वो कैसे इंपॉर्टेंट फोर्ट्रेस लाइक सिटी थी जिसको कंट्रोल करना मुश्किल था। सिमिलर चीज यहां पे भी थी, कि मतलब ऐसी ज्योग्राफी थी, इतने पहाड़ थे जिसके ऊपर कोई बाहरी अटैक मुश्किल हो गया था, ठीक है। दिस अलाउड मराठास टू यूज गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसके अंदर सडन अटैक एम्बुशेस लगाते थे वो लोग और क्विकली रिट्रीट कर जाते थे, मतलब एम्बुश लगाया, जल्दी से अटैक किया और वापस अपने फोर्ट के अंदर चले गए। तो इसकी वजह से ये गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा था और ये आपकी मराठा हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। बिग आर्मीज फाउंड इट डिफिकल्ट टू मूव इन सच टेरेन, कि जब आपकी बड़ी आर्मी होगी बहुत ज्यादा तो वो ऐसे टेरेन में आसानी से मूव नहीं कर पाएगी, बिकॉज वो क्या होगा, बहुत ज्यादा आसानी से उसको पकड़ लिया जाएगा, रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भक्ति मूवमेंट ने वहां के जो समाज था उसको यूनिटी प्रोवाइड करी, जैसे कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास जैसे जो आपके सेंट्स थे, इन लोगों ने क्या किया, दे क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग रिलीजियस एंड मोरल एटमॉस्फेयर, ठीक है। दे टॉट डिवोशन, इन्होंने सिखाया, इक्वालिटी सिखाई, सेल्फ रिस्पेक्ट से जीना सिखाया वहां के लोगों को, ठीक है। दिस गेव द मराठास अ शेयर्ड आइडेंटिटी, जिसने क्या किया, एक शेयर्ड आइडेंटिटी, एक कॉमन आइडेंटिटी दी और उनको पॉलिटिकली राइज करने के लिए मोटिवेट करा, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसे मैटर करती है, ठीक। तो देखिए जो मराठा रीजन था उसमें इट हैड अ फेयरली इक्वल सोशल बेस और शिवाजी वाज एबल टू ब्रिंग टुगेदर द मराठास एंड कुनबीज, जो कि कुनबीज कौन थे आपके
कल्टीवेटिंग पेजेंट्स की, जो खेतों पे काम करने वाले मजदूर हो गए, मतलब कृषि मजदूर बेसिकली। तो शिवाजी ने क्या किया, यूनिटी लाई, ठीक है, इन कम्युनिटीज के अंदर। दिस वाइडेंड हिज सपोर्ट, जिसकी वजह से उनका जो सपोर्ट था वो वाइड हो गया, ज्यादा लोग अब उनको सपोर्ट करने लगे। हिज मूवमेंट वाज नॉट जस्ट फॉर किंग्स एंड नोबल्स, इट आल्सो ड्रू स्ट्रेंथ फ्रॉम कॉमन पीपल, की मतलब उनके जो मूवमेंट था वो क्या कर रहा था, सिर्फ आपके रिच नोबल्स और किंग्स से नहीं इंस्पायर्ड था, सिर्फ उनको नहीं इंक्लूड कर रहा था, वो जो अपनी स्ट्रेंथ थी वो कहां से, आम लोगों से भी ले रहा था, ठीक है। द दक्कन वॉज पॉलिटिकली वीक एंड डिवाइडेड, जब हम दक्कन देखते हैं तो वो बेसिकली 4-5 आपके मुस्लिम सल्तनट्स के अंदर टूटा हुआ था, ठीक है। दिस क्रिएटेड अ पावर वैक्यूम, इन सच अ सिचुएशन अ न्यू स्ट्रॉन्ग पावर लाइक द मराठा कुड ग्रो क्विकली। जब आपका एम्पायर क्या होगा, टूटा होगा, तो बेसिकली क्या होगा, उसमें पावर वैक्यूम आपको देखने को मिलता है, ठीक, कि मतलब कहीं पे कोई कमजोर हुआ तो आप बेसिकली जाके उसको जल्दी से जीत सकते हो, जिस चीज को मराठा ने बहुत ज्यादा यूज किया। उन्होंने क्या किया, जो डिफरेंट सुल्तान्स थे उनको एक दूसरे के प्रति भड़काया, ठीक है, जो कि एक कॉमन पॉलिसी थी ऑफ दैट टाइम, ठीक है, क्योंकि बेसिकली सब लोग किया करते थे, ठीक। उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को, सुल्तान्स को एक दूसरे से लड़ने के लिए मोटिवेट किया बेसिकली, है ना। इट वाज अ कॉमन स्टेट क्रिएशन पॉलिसी, ठीक, जिसका बहुत वाइडली यूज किया इन्होंने। और इस तरह से क्या हुआ, मराठास जो थे वो बहुत क्विकली ग्रो कर गए और उनका इन्फ्लुएंस जो ऑलरेडी उन कोर्ट्स में था, ठीक है। मराठा एक्सपीरियंस इन दक्कन सल्तनट्स हेल्प देम, अब जैसे आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि जो मराठा थे वो दक्कन कोर्ट्स में बहुत हाई पोजीशन को होल्ड कर रहे थे, जैसे कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, इन सब के जो सुल्तान थे उनके कोर्ट्स के अंदर बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे आपके मराठा थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की समझ थी, उनको लैंड रेवेन्यू की समझ थी, उनको समझ थी कि उन सल्तनट्स का जो आपका मिलिट्री है वो कैसे काम कर रही है, ठीक है। दिस बिकेम यूजफुल लेटर व्हेन दे बिल्ट देयर ओन स्टेट, और इसने क्या किया, इस एक्सपीरियंस ने उनको मदद की, कब, जब उन्होंने अपना खुद का एम्पायर बनाया, विच इज कॉल्ड रियल पॉलिटिक, जिसको क्या बोला गया है स्कॉलर्स द्वारा, रियल पॉलिटिक बोला गया है, जिसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल पावर रादर देन लॉयल्टी और आइडियोलॉजी, मतलब आप प्रैक्टिकल पावर के प्रति लॉयल हो, ना कि किसी आइडियोलॉजी के प्रति, ठीक। अब शिवाजी का रोल हम देखते हैं कि शिवाजी का रोल मराठा पावर को कंसोलिडेट करने में कैसा था। तो ही वाज द रियल बिल्डर ऑफ मराठा पावर, ठीक है। ही फर्स्ट कैप्चर्ड तोड़ना फोर्ट इन 1646 एंड देन टुक सेवरल अदर फोर्ट्स नियर पुणे सच एज पुरंदर, कोंधाना एंड चकन, की बेसिकली अंडर हिज रूल बहुत सारे फोर्ट्स को क्या किया गया, अपने कंट्रोल में लाया गया बाय मराठास। ही आल्सो एक्सपैंडेड कंट्रोल ईस्ट ऑफ पुणे, ईस्ट ऑफ पुणे में जो मराठा का कंट्रोल था वो लाया गया। took Javali in 1656 and built रायगढ़ as a strong center of power, basically रायगढ़ उनकी कैपिटल बन गई, ठीक। His coronation at रायगढ़ in 1674 marked the formal beginning of Maratha kingdom, की 1674 में जब शिवाजी का कोरोनेशन हुआ तो क्या हुआ, उसने आपके उस कोरोनेशन वाले स्टेप ने बेसिकली मराठा किंगडम की नींव रखी यहीं से, ठीक है। अब हम देखते हैं शिवाजी का स्टेट वाज बिल्ट ऑन व्हाट 3 आइडियाज। पहला आइडिया क्या था, फोर्ट था, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि फोर्ट्स वर नॉट जस्ट वॉल, उन्होंने समझा कि फोर्ट्स क्या है, सिर्फ वॉल्स नहीं है, दे वर द बेसिस फॉर अटैक्स, स्टोरेज एंड डिफेंस, की मतलब आप इन फोर्ट्स को जब अपने कंट्रोल में रखोगे तो अब आप अपने एनिमी के ऊपर अटैक भी कर सकते हो, आप अपनी चीजों को स्टोर भी कर सकते हो और आप अपना डिफेंस भी कर सकते हो। सेकंड क्या है, फास्ट आर्मी के इंपॉर्टेंस को समझा। ही रिलाइड ऑन कैवलरी एंड इन्फेंट्री एंड यूज टेरेन टू हिज एडवांटेज, की मतलब हम देखते हैं कि वहां का टेरेन कैसा था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा हिल्स थे, तो उन सब चीजों का यूज किया, ठीक है। थर्ड, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर रेवेन्यू, कि उनका जो कंट्रोल था रेवेन्यू के ऊपर आपके एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको डायरेक्ट कर दिया। ही रिड्यूस्ड द पावर ऑफ लोकल जमींदार, जो लोकल जमींदार थी उसकी पावर को कम, जमींदार और देशमुख की पावर को क्या किया, कम कर दिया। एंड वर्क थ्रू विलेज हेडमैन एंड ट्राइड टू कलेक्ट रेवेन्यू डायरेक्टली, बेसिकली अब आप जमींदार के थ्रू नहीं काम कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, डायरेक्टली विलेज का जो हेड था उससे क्या कर लेते थे, विलेज का रेवेन्यू डायरेक्टली कलेक्ट करते थे, जिसकी वजह से बीच में आपका जो रेवेन्यू चला जाता था वो अब नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली राजकोष के अंदर आ जाएगा। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या थे, सबसे पहला अष्ट प्रधान सिस्टम हमको देखने को मिलता है। अष्ट प्रधान सिस्टम कैसा है, इट वॉज अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर, की मतलब अष्ट क्या क्या मतलब होता है, 8,
ठीक है। तो आपने 8 मिनिस्टर की एक काउंसिल स्टैब्लिश कर ली। वो 8 मिनिस्टर क्या करेंगे? स्टेट को प्रॉपरली रन करेंगे, एडवाइजर का काम करेंगे। He also rejected the usually जागीरदारी पैटर्न जो था उसको क्या किया था, मतलब रिजेक्ट कर दिया बेसिकली। जागीरदारी पैटर्न में आप क्या देखते थे कि लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, ठीक है। और अब क्या प्रेफर किया जाने लगा? डायरेक्टली कैश प्रेफर, मतलब कैश के रूप में पेमेंट की जाने लगी। ही इंट्रोड्यूस्ड चौथ। चौथ क्या था? 1/4 रेवेन्यू एंड सर देशमुखी, जिसमें आप एक एक्स्ट्रा 10% देते थे अपने स्टेट को, जिसकी वजह से उनका जो राजकोष था वो क्या हुआ? भरने लगा और फाइनेंशियली एम्पायर स्ट्रांग हुआ। तो शिवाजी ने क्या किया? 3 चीजें की। पहला, पीपल को यूनाइट किया। दूसरा, एक मिलिट्री स्टेट का क्रिएशन किया एंड क्रिएटेड अ रेवेन्यू सिस्टम दैट कुड सपोर्ट इट ऑल। की मतलब इन तीनों चीजों पे कि आपने क्या किया? सबसे पहले लोगों को यूनाइट कर दिया है ना, आपने सपोर्टिंग बेस तैयार किया। उसके बाद आपने क्या किया? सेकंड नंबर पे अपना मिलिट्री इतनी ज्यादा स्ट्रांग कर ली कि आप किसी के ऊपर भी इजीली अटैक कर सकते हो और आप अपना डिफेंस कर सकते हो। और तीसरा क्या किया? इन तीनों चीजों को, इन दोनों चीजों को एफिशिएंटली रन करने के लिए और सेल्फ सस्टेनिंग एम्पायर बनाने के लिए एक स्ट्रांग आपके रेवेन्यू सिस्टम का डेवलपमेंट किया। इसी वजह से क्या इनको रियल कंसोलिडेटर ऑफ मराठा पावर के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं मुगल मराठा रिलेशंस अंडर औरंगजेब, ठीक है। तो अब मुगल मराठा रिलेशंस औरंगजेब के अंडर में कैसे थे? हॉस्टाइल थे एंड टर्न्ड इनटू अ लॉन्ग वॉर। कि हॉस्टाइल का क्या मतलब हुआ? कि वो झगड़े वाले थे, ठीक है, संबंध। इवन बिफोर ही बिकेम एम्परर ऑफ द होल मुगल वर्ल्ड, औरंगजेब सॉ मराठा एक्टिविटी एज अ चैलेंज। कि औरंगजेब के एम्परर बनने से पहले ही, जब आपके शाहजहां का रूल था, उसी टाइम से, जब औरंगजेब वाज ओनली अ प्रिंस, तो उस टाइम से ही औरंगजेब ने जो ये आपके मराठा एक्टिविटी थी उसको एक चैलेंज के रूप में देखा। शिवाजी रेडेड मुगल एरियाज इन अहमदनगर, जुन्नार इन 1657, शोइंग दैट द मराठास वर ऑलरेडी बिकमिंग अ सीरियस फोर्स। की मतलब जब शिवाजी ने क्या किया? इन रीजन्स के ऊपर रेड्स की, अटैक किया इन रीजन्स के ऊपर लूटने के लिए, अहमदनगर और जुन्नार जैसे को, तो इन्होंने दिखाया कि मराठा क्या है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, जो डायरेक्टली आपके एम्पायर को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशंस वर्सेंट शार्पली आफ्टर शिवाजी एस्केप्ड फ्रॉम आगरा इन 1666। तो जब 1666 में बेसिकली शिवाजी मुगल कोर्ट में आए थे। अब क्यों आए थे? बिकॉज 1665 में आपने देखा था क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके बीच में हुई थी? आपके शिवाजी के बीच में और मुगल एम्पायर के बीच में। अब मुगल एम्पायर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? जयसिंह रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो अब देखिए 1665 में जब ये ट्रीटी हुई तो क्या किया? शिवाजी को कोर्ट में बेसिकली बुलाया गया। जब कोर्ट में बुलाया गया तो शिवाजी को क्या किया गया था? हैवी आपके उसके अंदर निगरानी के अंदर रखा गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? शिवाजी कंसिडर्ड इट एज एन इंसल्ट और उन्होंने क्या किया? 1666 में वो आगरा से भाग गए अपने रूम से, ठीक है। जिसको क्या किया? औरंगजेब ने एक ह्यूज इंसल्ट के रूप में समझा। कि मतलब मुगल्स और मराठास के जो रिलेशन थे वो क्या हुए? और ज्यादा खराब हो गए आफ्टर द ट्रीटी। After that, Aurangzeb recalled Jai Singh from your Deccan because he was closely connected to this arrangement as he had negotiated the Treaty of Purandar in 1665. तो बेसिकली दक्कन से जय सिंह को बुला लिया गया बिकॉज दक्कन में जय सिंह ने ही क्या किया था? मुगल एम्पायर को रिप्रेजेंट किया था उस ट्रीटी में, और जय सिंह ने ही शिवाजी को प्रॉमिस किया था कि ये सारा जो आपका आगरा में स्टे होगा वो क्या होगा? वो सेफ होगा। तो बेसिकली इस वजह से उसको बुला लिया गया, ठीक। औरंगजेब देन स्पेंट मच ऑफ हिज रेन फाइटिंग इन द दक्कन। तो औरंगजेब का बाद का रेन कैसा था? बेसिकली ही वाज कंटिन्यूअसली फाइटिंग इन दक्कन टिल हिज डेथ, बस दे डिड नॉट एंड द मराठा रेजिस्टेंस। लेकिन इसने क्या किया? मराठा के जो रेजिस्टेंस था उसको नहीं खत्म किया, ठीक। आफ्टर शिवाजी हमको संभाजी, देन राजा राम एंड देन ताराबाई जैसे रूलर्स देखने को मिले जिन्होंने इस स्ट्रगल को जिंदा रखा, ठीक है। सो द मराठास डिड नॉट कोलैप्स आफ्टर शिवाजी डेथ। तो हम देखते हैं कि जो मराठा क्या थे वो शिवाजी के डेथ के बाद नहीं खत्म हुए, ठीक। इंस्टेड दे बिकेम अ लास्टिंग पावर दैट केप्ट ब्लीडिंग द मुगल स्टेट। जिसने क्या किया? एक लास्टिंग पावर के रूप में उभरा जो बहुत लंबे टाइम तक मुगल एम्पायर को नुकसान पहुंचाता रहा, ठीक है। तो अब टू कंक्लूड वी कैन से दैट मराठा क्यों राइज किए थे, हम समराइज कर लेते हैं। बिकॉज दक्कन क्या था? पॉलिटिकली वीक था, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सोशली मोबिलाइज था एंड ज्योग्राफिकल सुटेबल था फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। शिवाजी टर्न दिस बैकग्राउंड इनटू अ रियल किंगडम थ्रू फोर्ट। तो शिवाजी ने जो बैकग्राउंड था मराठा के पावर का उसको क्या किया? अपने
स्किलफुल टेक्निक्स की मदद से एक और अपने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की मदद से एक स्ट्रॉन्ग किंगडम के रूप में चेंज कर दिया। ठीक, औरंगजेब के अंडर में हम देखते हैं कि मुगल मराठा रिलेशंस कैसे थे, लॉन्ग और कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट बन गए कि बहुत लंबे टाइम तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। दिस वॉर डिड नॉट डिस्ट्रॉय द मुगल्स अलोन, इसने क्या किया, मुगल्स को नहीं खत्म किया बेसिकली, लेकिन ये क्या था, एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने मुगल की पावर, मुगल के मनी और उनके सोल्जर्स को क्या किया, ड्रेन किया, उसको नुकसान पहुंचाया ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मुगल के डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा और बहुत मेजर फैक्टर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या कहता है, इट सेज डिस्कस द वेरियस थ्योरीज यूज्ड बाय स्कॉलर्स टू स्टडी द नेचर ऑफ मुगल स्टेट। तो बेसिकली हम डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मुगल स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, विच इंटरप्रिटेशन डू यू फाइंड मोस्ट कन्विंसिंग एंड व्हाई, और इसमें हम देखेंगे कि सबसे बेहतर और सबसे कन्विंसिंग इंटरप्रिटेशन कौन सा है ना, कि सबसे बेहतर थ्योरी कौन सी है जो मुगल एम्पायर के नेचर को आपको समझाती है। ठीक है, तो देखिए, हिस्टोरियंस किसी एक सिंगल व्यू के ऊपर नहीं आज तक आ पाए हैं टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड मुगल स्टेट। ठीक है, कुछ लोग देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज था, लेकिन कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा रिलीजियस था। ठीक है, तो मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा है इसमें। सम सी इट एज किंग्स पर्सनल हाउस होल्ड, कि मतलब पूरा जो एम्पायर है वो किंग के एक पर्सनल हाउस होल्ड, किंग के घर के रूप में काम कर रहा है। लेकिन कुछ क्या करते हैं, वॉर्स, गन्स, लोकल एलिट्स और चेंजिंग रीजनल रिलेशंस के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम इन सारे व्यूज को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला व्यू है आपका इंपीरियलिस्ट हिस्टोग्राफी का व्यू। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो आपके अर्लियर यूरोपियन ट्रैवलर्स थे, जैसे कि फ्रांकोआ बर्नियर हो गया, ठीक है, ही सॉ द मुगल स्टेट एज अ काइंड ऑफ डिस्पोटिक स्टेट। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि मुगल सोसाइटी जो है, मुगल एम्पायर है, वो एक डिस्पोटिक स्टेट है। अब इसका क्या मतलब होता है डिस्पोटिक का, तो डिस्पोटिक का मतलब हुआ इट इज रूल्ड बाय किंग्स विल, कि मतलब यहाँ पे किंग की विल चल रही है कि किंग जो चाहेगा वही होगा, एंड विद लिटिल फ्रीडम फॉर अदर्स, कि मतलब जो दूसरे हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके पास बहुत कम फ्रीडम है। ठीक है, दे डिस्क्राइब द एम्परर एज लैंड ओनर एंड टैक्स कलेक्टर, की जो एम्परर है वो क्या करता है, पूरे लैंड को ओन करता है और टैक्स को कलेक्ट करता है। विच लेड टू द आइडियाज लाइक एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, कि मतलब बाद के स्कॉलर्स ने इसको एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन या ओरिएंटल आपका डेस्पोटिज्म के रूप के आइडिया के रूप में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, दिस व्यू सेज दैट स्टेट कंट्रोल्ड लैंड एंड एक्सट्रैक्टेड टू मच टैक्स फ्रॉम पेजेंट्स। बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि जो आपके आम नागरिक हैं उसकी हालत बहुत खराब है, स्टेट बहुत लालची है, वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहा है। सिंपली यही कहता है आपका कौन सा, इंपीरियलिस्ट हिस्टोग्राफी व्यू। ठीक, अब हम आ जाते हैं सेंट्रलाइज स्टेट थ्योरी के ऊपर। तो ये आपका एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस व्यूज है। अब इसके अंदर कौन कौन से हिस्टोरियंस आ जाते हैं आपके, इरफान हबीब हो गए, सतीश चंद्रा, अथर अली, ठीक है, नूरुल हसन, शिरीन मूसवी, ठीक है, ये सब क्या बोलते हैं कि आपका जो मुगल एम्पायर था वो हाईली सेंट्रलाइज था, बहुत ज्यादा केंद्रीकृत था। दिस मीन्स दैट पावर वॉज कॉन्सेंट्रेटेड एट टॉप, सारी पावर कहां पे थी, टॉप के ऊपर थी, विद द एम्परर अबव द नोबल्स, की मतलब बेसिकली आप देख रहे हो हायरार्की है, यहाँ पे सारी पावर कौन होल्ड करके रख रहा है, किंग होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, और नोबल्स के ऊपर वो रूल करता है, और नोबल्स किसके ऊपर है, जमींदार के ऊपर, और जमींदार किसके ऊपर, पेजेंट्स के ऊपर। बेसिकली ऐसे ट्राइंगल है, ठीक है, आपका पिरामिड है जिसमें सबसे नीचे पेजेंट्स है, फिर आपके जमींदार आ गए, फिर नोबल्स हो गए, उन सबके ऊपर सबको कंट्रोल करने वाला किंग हो गया। ठीक है, इरफान हबीब लिंक्स दिस विद जब्ती सिस्टम एंड टैक्स एक्सट्रैक्शन, और सतीश चंद्रा क्या बोलते हैं, ही यूजेस द आइडिया ऑफ जागीर क्राइसिस, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एम्पायर को वीकन करने में जागीर क्राइसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। देन वी कम टू थियोरेटिक स्टेट थ्योरी। इसके अंदर हमारे कौन से स्कॉलर्स हो गए आपके, आर.पी. त्रिपाठी, के.एम. अशरफ, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद, ए.एल. श्रीवास्तव, ये इंपॉर्टेंट नेम्स है। ठीक है, एक दो नेम आप याद रखिएगा इसके लिए। आर्ग्यूड दैट मिडाइवल इंडियन सोसाइटी वाज अ थियोक्रेसी, थियोक्रेसी थी मिडाइवल इंडियन सोसाइटी। अब थियोक्रेसी क्या होती है, इट बेसिकली मीन्स कि जो रूल है वो कहां से हो रहा है, रिलीजन से हो रहा है। ठीक है, बेसिकली रूल इज फ्रॉम रिलीजन। दे फेल्ट दैट स्टेट वर्कड अकॉर्डिंग टू शरिया, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। ये हिस्टोरियंस बोलते हैं कि आपका स्टेट कैसे काम कर रहा था, शरिया इंस्पायर्ड लॉ था।
लेकिन इस व्यू को चैलेंज किया जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे मुगल रूलर्स जो हैं, जैसे कि जिसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे अकबर, दे ऑफन बैलेंस्ड रिलीजन विद पॉलिटिक्स रादर देन फॉलोइंग रिलीजन इन अ स्ट्रिक्ट वे। तो हमने देखा था ना कि अकबर के टाइम पे ऐसी रिलीजियस पॉलिटिक्स उसने अपनाई थी जो क्या कर रहा था, ब्रॉडली सबको और इंक्लूसिव गवर्नेंस का एक तरीके से एग्जाम्पल था। तो इस आइडिया को इस वजह से चैलेंज किया जाता है और रिजेक्ट किया जाता है। फिर आ जाता है आपका पेट्रीमोनियल ब्यूरोक्रेटिक स्टेट, जो कि स्टीफन ब्लेक द्वारा दिया गया। ही सेड दैट मुगल स्टेट वाज पेट्रीमोनियल और ब्यूरोक्रेटिक। अब पेट्रीमोनियल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल क्या कहता है? पेट्रीमोनियल का मतलब हो गया कि जो एम्पायर है, इट वर्कड लाइक द एम्परर्स लार्ज हाउस होल्ड वेयर ऑफिसर्स डिपेंडेंट ऑन हिम पर्सनली। अब देखिए पेट्रियार्कल सिस्टम देखो क्या कहता है। बेसिकली पेट्रियार्कल आइडिया ये कहता है कि जो घर का मुखिया है, जो मर्द है, वो क्या करेगा, उसके ऊपर सारे लोग निर्भर हो रहे हैं। तो ये पेट्रीमोनियल सिस्टम भी सिमिलर ही आइडिया कहता है। ये बोल रहा है कि आपका जो एम्परर है वो क्या कर रहा है, वो आपके एक बड़ा सा घर है, एम्पायर, उसका मुखिया है, और जो ऑफिसर्स हैं वो सारे उसके ऊपर क्या है, डायरेक्टली पर्सनली डिपेंडेंट हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक मीन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन हमको देखने को मिल रहा है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वो किसके तहत था? हमारे मनसबदारी सिस्टम के तहत था, है ना, स्ट्रक्चर्ड था बहुत अच्छे तरीके से। मनसबदारी सिस्टम के तहत हम इसको देखते हैं, ठीक। इन दिस व्यू मनसबदार्स वर लॉयल एजेंट ऑफ एम्परर एंड देयर ट्रांसफर एंड प्रमोशंस डिपेंडेंट हेविली ऑन रॉयल विल, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो एम्परर के ऊपर जो आपके मनसबदार्स थे वो क्या थे, एम्परर के लॉयल एजेंट थे, और उनका जो ट्रांसफर था, उनका ग्रोथ था, उनका प्रमोशन था, वो एम्परर की विल के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता था, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा गन पाउडर स्टेट हिस्ट्रियोग्राफी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज मार्शल हॉगसन और मैकनील जैसे जो आपके हिस्टोरियंस हैं, ये मुगल्स को गन पाउडर एम्पायर बोलते हैं बिकॉज वॉरफेयर में, इंडियन वॉरफेयर में सबसे पहले गन पाउडर का इस्तेमाल किसने किया था? बाबर ने किया था, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस दिस, और गन्स वगैरह को भी इंट्रोड्यूस करा था। दिस मींस दैट दे थॉट गन पाउडर वेपन्स, जिसके अंदर आपके कैनन्स हो गए, है ना, मैच लॉक्स हो गए, मैच लॉक्स टाइप, ये गन का टाइप हो रहा है आपका, ठीक है। देवर सेंट्रल टू योर मुगल पावर। ये मैच लॉक गन कैसी होती थी? इसमें बहुत लॉन्ग बैरल होता था, ठीक है, लॉन्ग बैरल होता था। और ये मॉन्यूमेंटल क्यों थी? बिकॉज इसको आप बहुत डिस्टेंस से क्या कर सकते थे, अपने एनिमी को शूट कर सकते थे, उसको मार सकते थे, जिसकी वजह से जो आपका वॉरफेयर था उसके अंदर ऐसी गन्स का, इस पावर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, ठीक है। अ मोर केयरफुल व्यू इज गन पाउडर मैटर्ड। अब ये क्या कह रहा है कि गन पाउडर, जो इसमें दूसरे हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि जो गन पाउडर है वो मैटर तो करता है वॉरफेयर में, बट इट वाज नॉट द ओनली रीजन फॉर मुगल सक्सेस। कि मतलब हिस्टोरियंस ने बोला कि ये वाला जो आपका व्यू है ये क्या है, कुछ हद तक सही है, कंप्लीटली सही नहीं है, बिकॉज सिर्फ अच्छे वेपन्स का होना एक एम्पायर के सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इरफान हबीब और डगलस स्ट्रूसेंट स्ट्रेस दैट कैवेलरी हो गया, हॉर्स आर्चर्स हो गए, हॉर्स आर्चर्स आपके बेसिकली कहां से आ रहे थे? स्टेपीज मैदानों से आ रहे थे, ठीक है। एंड आर्टिलरी, इन सब की वजह से क्या हुआ था, ये सारे चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी रादर देन गन पाउडर अलोन। की मतलब ये सब चीजें मिलके एम्पायर को स्ट्रांग बना रही थी इन वॉरफेयर, ठीक है, सिर्फ गन पाउडर नहीं थी उसमें इंपॉर्टेंट। फिर आ जाती है रिविजनिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी, जिसके अंदर आपके सीए बेली, संजय सुब्रमण्यम, ठीक है, मुजफ्फर आलम जैसे हिस्टोरियन आ जाते हैं। दे मूव्ड अवे फ्रॉम अ सिंगल टॉप डाउन व्यू, ठीक है। इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो पावर है, जैसा कि हम पहले वाले व्यू में देख रहे थे, क्या था कि सारी पावर आपका कौन होल्ड कर रहा था? किंग होल्ड कर रहा था। लेकिन इस व्यू में इस चीज को रिजेक्ट किया गया। इसमें बोला गया कि इट ऑल्सो वर्कड थ्रू, जो एम्पायर है वो कैसे काम कर रहा है, वो मर्चेंट्स के थ्रू भी काम कर रहा है, रेवेन्यू फार्मर्स के थ्रू भी काम कर रहा है, लोकल मैग्नेट्स के थ्रू, रीजनल ग्रुप, इन सब के थ्रू काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पावर क्या है, सिर्फ सेंट्रल है, ऐसा सब कुछ नहीं है। आपके जो लोकल पावर्स है उसका भी इंपॉर्टेंस बहुत है। दिस शोड दैट कॉमर्स हो गया, आपका बिजनेस हो गया, लोकल सोसाइटी हो गई, रीजनल पावर, इन सब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सब की वजह से भी मुगल एम्पायर सक्सेस हुआ, ठीक है। फिर आ जाता है प्रोसेस स्कूल। ये क्या है? ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल और सबसे ज्यादा मॉडर्न व्यू है, ठीक है। इसके अंदर आपको मुजफ्फर आलम, संजय सुब्रमण्यम जैसे स्कॉलर्स क्या बोलते हैं कि मुगल स्टेट जो है वो फिक्स नहीं था, वो किसी एक फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा था। तो अब वो क्या कर रहा था? वो कर रहा था ओवर टाइम थ्रू नेगोशिएशन विद लोकल कम्युनिटी, वो चेंज होता गया, इवॉल्व होता गया, ठीक है। कैसा था एडमिनिस्ट्रेशन और आपका एम्पायर?
डायनामिक था, स्टैटिक नहीं था, ठीक है, स्टैटिक नहीं था, इसने लोकल नीड्स के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, ठीक है। दे ऑल्सो से दैट एम्पायर वॉज बिल्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट रीजन्स। इसका क्या मतलब हुआ कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरीके से एम्पायर ग्रो किया। सो वन सिंगल मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग। इस वजह से बोला गया कि जो एक मॉडल है, मात्र एक मॉडल से आप मुगल एम्पायर की सक्सेस को नहीं डिस्क्राइब कर सकते। दे यूज लोकल सोर्सेज एंड एम्फेसाइज डे टू डे इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो आपके लोकल सोर्सेज हो गए और जो डे टू डे इंटरेक्शन आपको देखने को मिल रहा है एम्पायर और सोसाइटी के बीच में, उसके इंपॉर्टेंस को क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया इधर। तो सबसे कन्विंसिंग जो आपको मॉडल है वो कौन सा लगा? ऑब्वियसली आपको प्रोसेस स्कूल सबसे ज्यादा कन्विंसिंग लगेगा। बिकॉज ये क्यों है? बिकॉज मुगल एम्पायर क्या था, बहुत ज्यादा लार्ज था, बहुत ज्यादा डाइवर्स था। इसकी वजह से हम किसी एक सिंपल लेबल के तहत उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। उसको हम ये नहीं बोल सकते कि एम्पायर बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज था या फिर वो बहुत ज्यादा थियोक्रेटिक था, बहुत ज्यादा रिलीजन से इंस्पायर्ड था, ऐसा नहीं कह सकते। बिकॉज वो इतना ज्यादा डाइवर्स था, इतना ज्यादा उसका एक्सपेंशन हो गया था, इतने ज्यादा उसके अंदर जो लोग थे वो डाइवर्स कम्युनिटी से आ रहे थे। तो इस वजह से आप किसी एक लेबल से उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सम एरियाज वर टाइटली कंट्रोल्ड, कुछ एरिया के ऊपर कंट्रोल था, वो कैसा था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। लेकिन कुछ एरियाज के पास क्या थी, लोकल ऑटोनॉमी भी थी, ठीक है, वहां के रीजनल लीडर्स के पास भी पावर थी, ठीक। Some groups were fully inside imperial system while others negotiated with it। कि मतलब कुछ ग्रुप्स जो थे वो कंप्लीटली आपके किंग के कंट्रोल में आ रहे थे, लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे थे जो क्या करते थे, एम्पायर के साथ निगोशिएशंस करते थे, एलाइज के रूप में काम कर रहे थे बेसिकली, ठीक है। तो मुगल स्टेट वाज नॉट अ मशीन दैट वर्कड सेम एवरीवेयर। ये हर जगह एक सी काम नहीं कर रही थी। इट वाज अ चेंजिंग सिस्टम, जहां पे हम क्या देख रहे थे, कांस्टेंट एडजस्टमेंट हो रहा था, कॉम्प्रोमाइजेस किए जा रहे थे और कॉन्टिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहा था इसके अंदर में, ठीक है। तो टू कंक्लूड व्हाट वी कैन से दैट द मेन थ्योरीज हमारी कौन कौन सी थी, इंपीरियलिस्ट हो गई, सेंट्रलाइज, थियोक्रेटिक, पैट्रिमोनियल, गन पाउडर, रिविजनिस्ट और प्रोसेस स्कूल, सब एक क्या कर रही हैं, दे ऑल एक्सप्लेन वन पार्ट ऑफ मुगल स्टेट, है ना, सब कोई एक एक पार्ट मुगल स्टेट का डिस्क्राइब कर रही हैं। बट द प्रोसेस स्कूल आपका क्या कर रहा है, सबसे क्लियरेस्ट, सबसे अच्छा व्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। अब हम आ जाते हैं ब्रीफ एस्से ऑन। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके दो शॉर्ट क्वेश्चंस को मिला के बना गया है, ठीक है, बनाया गया है। तो इसके अंदर हमको क्या बोला गया है कि नक्शबंदी सूफी सिलसिला का 17th सेंचुरी में बताना है, डिस्क्राइब करना है उसके बारे में, विद स्पेशल रेफरेंस टू शेख अहमद सिरहिंदी, ठीक है। ऑल्सो एनालाइज द रोल ऑफ सूफी फोक लिटरेचर इन दक्कन विद रेफरेंस टू चक्की नामा एंड चरखा नामा, ठीक है। अब दक्कन के अंदर चक्की नामा और चक्का नामा के रेफरेंस देके हमको सूफी लिटरेचर, फोक लिटरेचर को समझाना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नक्शबंदी ऑर्डर के ऊपर। तो हम देखते हैं ना कि आपके सूफी ऑर्डर्स बहुत सारे थे, हमारे इंडिया के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी थे। तो उसमें नक्शबंदी ऑर्डर जो था वो नॉर्थ इंडिया में आपका 17th सेंचुरी के आसपास बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इसने क्या किया, शरीयत के ऊपर, शरीयत क्या होता है, इस्लामिक लॉ होता है, उसके ऊपर फोकस किया, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के ऊपर, प्रेयर के ऊपर और अच्छे मोरल लाइफ के ऊपर फोकस किया, जिसने क्या किया, इसकी वजह से ये प्रोमिनेंट होता चला गया। आफ्टर अ वीकर फेज इन 16th सेंचुरी द ऑर्डर रिवाइव्ड स्ट्रांगली विद ख्वाजा बाकी बिल्ला एंड शेख अहमद सरहिंदी। तो इन दो सूफी सेंट्स के अंडर में जो आपका नक्शबंदी ऑर्डर था ये रिवाइव कर गया, ठीक है। देयर टीचिंग स्प्रेड थ्रू लेटर्स, डिसिप्लिन्स एंड सूफी सेंटर्स। तो इनकी टीचिंग कैसे, लेटर्स वगैरह के थ्रू आपका रूरल हाउस होल्ड में, कॉमन हाउस होल्ड में भी फैली, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं पहले ख्वाजा बाकी बिल्ला के ऊपर, ठीक है। तो ही केम टू दिल्ली इन 1599 और रिस्टोर किया नक्शबंदी ऑर्डर को आपके नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। अब क्या सिखाया, क्यों इंपॉर्टेंट थे ये, बिकॉज इन्होंने बोला कि अ सूफी शुड कंट्रोल ग्रीड, कि मतलब लालच को कंट्रोल करेगा। एक जो सूफी होगा वो क्या करेगा, लालची नहीं होगा, सिंपल लाइफ जिएगा, पेशेंट होगा, है ना, पेशेंस रखेगा, इसके अलावा गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखेगा, फॉलो करेगा प्रेयर को, है ना, और शरीयत को फॉलो करेगा, ठीक है। ही ट्रेंड इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स, बहुत सारे डिसाइपल्स थे जिन्होंने नक्शबंदी ऑर्डर को आगे क्या किया, स्प्रेड किया, जिसमें आपके शेख अहमद सरहिंदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो नक्शबंदी ऑर्डर का आपका बाद में जाके फेस बने। अब हम आ जाते हैं शेख अहमद सरहिंदी के ऊपर, ठीक।
He was the most famous Naqshbandi saint in 17th century. His disciples called him मुजादिद-ए-अल्फ-सानी. ठीक है, ये नाम दिया उनके डिसाइपल्स ने. इसका क्या मतलब हुआ? रिन्यूअर ऑफ सेकंड मिलेनियम. ठीक है. ही रोट मेनी लेटर्स टू डिसाइपल्स. उन्होंने अपने डिसाइपल्स को बहुत ज्यादा लेटर्स लिखे, मुगल नोबल्स को लेटर लिखे. ठीक है. इन दीज लेटर उन्होंने क्या किया? ही एक्सप्लेन्ड द इस्लामिक बिलीफ. ठीक है, इस्लामिक बिलीफ सिस्टम को एक्सप्लेन करा, सूफी प्रैक्टिसेस को समझाने की कोशिश करी उन नोबल्स को, लोगों को. एंड द नीड टू फॉलो प्रॉफिट पाथ, की मतलब ऐसा हमको प्रॉफिट का पाथ क्यों फॉलो करना चाहिए, उसकी जरूरत को समझाने की कोशिश करी. ठीक है. तो सिरहिंदी वॉज ट्रेंड इन हदीस एंड फिक बिफोर ज्वाइनिंग द नक्शबंदी ऑर्डर. और उनका मेन आइडिया क्या था? उनका मेन आइडिया ये था कि जो सूफिज्म है वो शरीयत के लॉज के अंडर ही रहे. ठीक है, उससे बाहर ना है, कुछ उसमें एक्सपेरिमेंटेशन ना करे. ही सपोर्टेड वहादत अल शुहूद, जिसमें क्या बोला उन्होंने? वननेस ऑफ विजन विच सेज God and creation are different. ठीक है. This way, his way of rejecting Akbar's broad religious policy, especially सुलह कुल. बेसिकली उन्होंने क्या किया? उनका जो व्यू था, उसने अकबर की सुलह कुल की पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया था. ठीक. अब हिस्टोरिकल रोल समझ लेते हैं. तो सिरहिंदी ने क्या किया? कोई मास मूवमेंट नहीं लेके आए वो, बट उनका जो इन्फ्लुएंस था वो नोबल्स के ऊपर बहुत ज्यादा था. ठीक है, और रिलीजियस मैन के ऊपर बहुत ज्यादा था. उन्होंने क्या किया? ही ट्राइड टू शेप मुगल थिंकिंग बाय राइटिंग टू टॉप ऑफिशियल्स एंड अर्जिंग देम टू प्रोटेक्ट इस्लामिक प्रैक्टिसेस. बेसिकली व्हाट ही डिड वाज, जो आपके इन्फ्लुएंशियल लोग थे, इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल्स, उनको लेटर्स लिख के ये समझाया कि क्यों ऐसी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखना चाहिए जो क्या करें, जो इस्लाम को प्रोटेक्ट कर रही है. ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. तो सम हिस्टोरियन सी हिम ऐसे कि वो रिवाइवलिस्ट थिंकर है, कि मतलब उन्होंने इस्लामिक आइडिया को, इस्लामिक ऑर्डर जो था नक्शबंदी ऑर्डर, उसको रिवाइव किया. वाइल इरफान हबीब सेज हिज इन्फ्लुएंस ऑन इंपीरियल पॉलिसी वाज लिमिटेड, कि बेसिकली इरफान हबीब ने बोला कि जो स्टेट की पॉलिसी थी, इवन दो उन्होंने बहुत ज्यादा लेटर्स लिखे, उसके बावजूद भी उनके आइडियाज का स्टेट की पॉलिसी पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं देखने को मिलता. लेकिन इसके बावजूद भी उनके आइडियाज जो थे वो क्या हुए? उनके डिसाइपल्स के थ्रू, और बाद के जो नक्शबंदी आपके सेंट्स थे जैसे कि शेख मासूम और अदर्स, उनके थ्रू उनके आइडियाज बहुत ज्यादा फैले. ठीक है. अब हम आगे चलते हैं सूफी फोक लिटरेचर के ऊपर, जो कि दक्कन में है, और इसके अंदर हम चक्की नामा और चरखनामा के बारे में समझेंगे. चक्की नामा और चरखनामा होता क्या है? तो दक्कन के अंदर सूफिज्म जो था वो बुक्स के थ्रू नहीं फैला. ठीक है, इट डिड नॉट स्प्रेड ओनली थ्रू बुक्स इन पर्शियन. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑब्वियसली दक्कन में क्या थी? डिफरेंट लैंग्वेज थी, डिफरेंट कल्चर था. तो लोगों को क्या था, जो आपका पर्शियन लैंग्वेज की किताबें थी वो नहीं समझ में आती थी. ठीक है. इट ऑल्सो स्प्रेड थ्रू फोक लिटरेचर इन दक्कनी. ठीक है, दक्कनी क्या थी? वहां की लोकल लैंग्वेज थी, और वहां के जो फोक लिटरेचर था दक्कनी लैंग्वेज का, उसके थ्रू जो सूफिज्म के आइडियाज थे उसको फैलाया गया, एंड ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड इजिली. अब क्योंकि लोकल लैंग्वेज में उन आइडियाज को आपका फोक गीत के थ्रू फैलाया जा रहा था, इसकी वजह से वहां की जो लोकल पॉपुलेशन थी वो सूफिज्म से क्या हुई? इंटरैक्ट कर पाई. ठीक. दिस मेड सूफी आइडिया सिंपल, फेमिलियर एंड क्लोज टू विलेज लाइफ. इसकी वजह से जो सूफी आइडियाज थे वो क्या हुए? सिंपल हो गए, आसान हो गए लोगों को समझने के लिए, फेमिलियर हो गए, और बिकॉज वो क्या हुए? उन आइडियाज से रेगुलरली इंटरैक्ट करने लगे. ठीक है, और वहां की जो विलेज लाइफ थी उससे ज्यादा इंटरैक्ट करने लगे, क्लोज हो गए. तो ये लिटरेचर मैटर क्यों करता है? बिकॉज पर्शियन सूफी टेक्स्ट ऑफन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर कॉमन पीपल. क्योंकि जो सूफी टेक्स्ट था वो बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज में था. तो अब क्योंकि कॉमन लोगों के पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि वो पर्शियन लैंग्वेज की किताबें पढ़ने जाएंगे, पर्शियन लैंग्वेज को सीखने जाएंगे, इसकी वजह से वो डिफिकल्ट था. दक्कनी सॉन्ग्स जो थे they were used in local words, local images and daily activities. की मतलब आप डेली एक्टिविटीज में ऑब्वियसली जो आपकी लोकल लैंग्वेज होगी उसी के गाने तो गाओगे. तो सूफी पीर ने क्या किया? इन फॉर्म्स को, ये जो आर्ट फॉर्म्स थी, ये जो गाने हो गए, ये जो वर्ड्स हो गए, इमेजेस हो गए, इनको यूज किया टू टीच आइडियाज लाइक जिक्र. जिक्र क्या हुआ? जिक्र बेसिकली गॉड को याद करना. ठीक है. डिवोशन, पेशेंस एंड स्पिरिचुअल प्योरिटी, इन सब चीजों को स्प्रेड करने के लिए ये लोकल आइडियाज को, लोकल वर्ड्स को यूज किया. ठीक है. दिस हेल्प टर्न सूफी टीचिंग इनटू प्रॉपर एंड पॉपुलर इस्लाम. ठीक है. इसने क्या किया? इस्लाम को पॉपुलर किया
थ्रू योर सूफी टीचिंग। अब हम आ जाते हैं चक्की नामा और चरखा नामा के ऊपर। तो सिंपल डिफरेंस है। चक्की नामा क्या होता है? चक्की पता है ना क्या होती है? जिसके अंदर आपका गेहूं पिसता है, कोई भी चीज पिसती है, चना भी पिसता है। तो बेसिकली ये वो गाने होते थे जो लोग गाया करते थे वाइल ग्राइंडिंग ग्रेन, की मतलब आप कोई ग्रेन ग्राइंड कर रहे हो, टाइम पास करने के लिए आप गाना गा रहे हो, उनको क्या बोला जाता था? चक्की नामा। और चरखा नामा क्या होता था? चरखा नामा बेसिकली वो होता था जो लोग स्पिनिंग व्हील पे काम करते टाइम काम करते थे, कि मतलब आप चरखा चला रहे हो और आप क्या कर रहे हो? कोई गाना गा रहे हो। सिंपल यही चीजें हैं ये, ठीक। दीज वर्ड्स वर यूजुअली संग बाय women while doing हाउस वर्क, की मतलब ये सॉन्ग्स कौन गा रही थी? विमेन गा रही थी, बिकॉज ये सब काम कौन करती थी? विमेन करती थी। दे ऑल्सो इंक्लूड लूरी नामा। अब लूरी नामा क्या होता है? जो कि बच्चों को, मतलब आप लोरी सुनाते हो ना, तो लोरी नामा, ठीक है। और शादी नामा क्या? कि मतलब आप वेडिंग सॉन्ग्स गा रहे हो। इन सब चीजों में आपके सूफी आइडियाज को हम देखते हैं, ठीक है। अब इनका स्पेशल रोल क्या था? तो ये सॉन्ग्स ने क्या किया? दे लिंक्ड एवरीडे हाउस होल्ड वर्क विद स्पिरिचुअल लाइफ, कि जब आप अपने स्पिरिट डेली के काम से क्या कर रहे हो, डेली जो काम करते हो उससे आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को कनेक्ट कर दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, द मूवमेंट ऑफ ग्राइंडिंग स्टोन और स्पिनिंग व्हील वॉज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ डिवोशन, कि आप जो काम करते थे, जैसे कि आप स्टोन को ग्राइंड कर रहे हो या फिर आप व्हील को स्पिन कर रहे हो, इन सबको आप सिंबल ऑफ डिवोशन के रूप में देखने लग गए इन एक्टिविटीज को। द सॉन्ग्स कनेक्टेड गॉड, द सूफी पीर एंड डिवोटी इन अ वेरी सिंपल वे। तो इस सॉन्ग के थ्रू क्या हुआ? जब आप उस सॉन्ग में गॉड की बात करोगे तो आप गॉड को कनेक्ट कर रहे हो, है ना। सूफी पीर को भी आप कनेक्ट कर रहे हो, बिकॉज वो आइडियाज किसके हैं? वो वर्ड्स किसके हैं? उस पीर के हैं, है ना, उस सूफी सेंट के हैं। और जो गा कौन रहा है? वो कॉमन आदमी गा रहा है। तो इस तरीके से एक सिंपल सी एक्टिविटी के थ्रू हमको एक स्पिरिचुअल कनेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। द मेन मैसेज वॉज नॉट ए हार्ड थियोलॉजी बट लव फॉर गॉड, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड एंड क्लीन कंडक्ट। कि बेसिकली आप देखते हो कि गाना वाना गाने से कोई बहुत ज्यादा हार्ड थियोलॉजी, ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉन्च रिलीजियस प्रैक्टिस तो नहीं है। ये कैसी ऐसी सिंपल प्रैक्टिसेस है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो? गॉड को याद कर रहे हो, अपना गॉड के लिए जो प्यार है आपका उसको दिखा रहे हो, और आप अपना अच्छा कंडक्ट कर रहे हो, अच्छी मोरल लाइफ जी रहे हो, ठीक है। तो अब इसमें विमेन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? बिकॉज ये काम करने के लिए जो काम करती थी और ये गाने गाती थी उसमें मेजरली आपकी विमेन होती थी। तो सूफीज ने सोचा कि इस तरह से क्या हुआ, जो सूफीज के आइडियाज थे, जो थॉट्स थे, वो क्या हुए? घर घर तक पहुंच गए, ना कि लिमिटेड रहे सिर्फ खानकाह या फिर मॉस्क तक। खानकाह क्या होते थे? देवर इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ दोज पीर्स, ठीक है। वो पीर लोग, वो आपके सेंट लोग वहां रहते थे, और वहां पे बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस को वो करते थे, समाज से कनेक्ट भी करते थे, ठीक है। दिस इज वाई चक्की नामा एंड चरखा नामा आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिकॉज ये दिखाते हैं कि कैसे आपके ऑर्डिनरी विलेज लाइफ में और आपका डेली कल्चर है, एवरीडे कल्चर है, उसमें सूफिज्म एंटर कर गया, ठीक है। तो टू कंक्लूड व्हाट वी से दैट जो नक्शबंदी ऑर्डर है, इट बिकेम पावरफुल इन 17th सेंचुरी थ्रू बाकी बिल्ला एंड स्पेशली शेख अहमद सरहिंदी, जिन्होंने शरीयत के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर और स्पिरिचुअल रिन्यूअल के ऊपर फोकस किया। समझ गए ये वाली चीज? दक्कन के अंदर हमने क्या देखा कि चक्की नामा और चरखा नामा जैसे आइडियाज ने क्या किया? दे क्रिएटेड, they carried Sufi ideas into homes and villages in simple दक्कनी लैंग्वेज। कि इन चीजों ने आपका जो सूफी थॉट्स था उसको डे टू डे लाइफ के अंदर घुसा दिया, ठीक है। और इन दोनों की वजह से क्या हुआ? दीज टू डेवलपमेंट शो दैट 17th सेंचुरी में आपका सूफिज्म ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ एंड लर्नड इन नॉर्थ इंडिया एंड पॉपुलर एंड लोकल इन साउथ इंडिया। की मतलब आपके नॉर्थ इंडिया में सीखा गया, है ना, ज्यादा इस आइडिया का, इस ऑर्डर का रिन्यूअल हुआ, और क्या हुआ? ये फैला भी। इसके अलावा साउथ इंडिया में ये कैसा हो गया? पॉपुलर हो गया और लोकल हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या कहता है? इट सेज explain the characteristic features of Mughal architecture with special reference to Taj Mahal and the Red Fort। तो रेड फोर्ट और ताजमहल के कंटेक्स्ट में हम मुगल आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमसे क्या कहता है कि हाउ डज मुगल आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द एम्पायर। कि मतलब हमको मुगल्स के आर्किटेक्चर से उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, क्या समझने को मिलता है हमको, ठीक है।
तो अब हम समझते हैं मुगल आर्किटेक्चर के मेन फीचर्स को। तो देखिए, मुगल आर्किटेक्चर का मेन फीचर्स आप खुद से भी समझ सकते हैं। जब आप किसी भी ऐसे मॉन्यूमेंट को इमेजिन करते हैं तो आप कैसे देखते हैं उसको, कि वो बहुत ज्यादा ग्रैंड होता है ना, बैलेंस्ड होता है, और वो किसको दिखाता है, वो पावर का प्रदर्शन करता है कि मुगल एम्पायर कितना ज्यादा पावरफुल था, बिकॉज दे आर सो ग्रैंड। एंड उसको देख के ही पता लगता है कि उसको बनाने में ऐसे मॉन्यूमेंट्स को कितना ज्यादा टाइम एंड एफर्ट एंड स्किल चाहिए रहा होगा, ठीक है। अब उसमें कैसे एलिमेंट्स हमको आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं, तो हम इंडियन एलिमेंट देखते हैं, है ना, इंडियन आर्ट को उसके अंदर देखते हैं, पर्शियन आर्ट को देखते हैं, तिमुरिद देखते हैं, एंड इवन सम एलिमेंट्स फ्रॉम यूरोपियन आर्किटेक्चर, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हो जाती है, तो सबसे पहली सिमिट्री होती है, ठीक है। सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा हैं, जिसमें हमको दोनों साइड में एकदम सेम डिजाइन देखने को मिलता है। जैसे आप ताजमहल भी इमेजिन करो, तो उसको जब आप ताजमहल का इमेज देखोगे, तो जब आप सेंटर में से देखो तो कैसे दोनों पार्ट एकदम एक दूसरे से आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है। तो इस तरह की आपको इस तरह का आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा कॉमन है मुगल्स के अंदर में, ठीक है। डोम्स बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आर्चेस का यूज होता है ना, मेहराबों का, छतरीज का यूज होता है, जिसको क्या, जो कि स्मॉल डोम पेविलियंस, गार्डन्स बहुत ज्यादा होते हैं, वाटर चैनल्स हमको देखने को मिलते हैं, रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता है, और व्हाइट मार्बल का भी इस्तेमाल हमको देखने को मिलता है। तो रेड सैंडस्टोन बेसिकली कहाँ यूज हुआ है, आपके रेड फोर्ट में हुआ है, ठीक। और व्हाइट मार्बल का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या हो जाता है, ताजमहल हो जाता है, सिंपल। इट ऑल्सो यूज डेकोरेशन लाइक पिएट्रा ड्यूरा, जिसमें स्टोन इनले वर्क। पिएट्रा ड्यूरा क्या टेक्निक होती है, इसके अंदर आप क्या करते हो, स्टोन्स को नक्काश करते हो, ठीक है, नक्काशी करते हो स्टोन्स की। और कैलीग्राफी बहुत ज्यादा, बेसिकली अरेबिक कैलीग्राफी इनको देखने को मिलती है। शाहजहां के अंदर में, अंडर शाहजहां के रूल, दिस स्टाइल बिकेम मोर पॉलिश्ड एंड वाज ऑफन कॉल्ड एज ऑफ मार्बल। कि मतलब शाहजहां के रूलिंग एरा को क्या बोला जाता है, एज ऑफ मार्बल बोला जाता है, बिकॉज उस टाइम पे इस तरह के स्टाइल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिले थे मुगल आर्किटेक्चर में। तो अब हम आ जाते हैं ताजमहल के ऊपर, ठीक है। तो ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, सबको पता है, आगरा में, एज अ गार्डन टूम फॉर मुमताज महल। तो वहां कौन बरीड है, मुमताज महल बरीड है। इट स्टैंड्स इन अ लार्ज चारबाग गार्डन, चारबाग गार्डन के एकदम सेंटर के में है ये, ठीक। विच मीन्स अ 4 पार्ट गार्डन डिवाइडेड बाय वाटर चैनल्स। तो बेसिकली गार्डन के कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं, ठीक है। और बीच में हमको वाटर चैनल्स देखने को मिलते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, बिग रेड सैंडस्टोन का गेटवे है, ठीक है। गेट देखने को मिलता है, अपने इंस्टाग्राम पे भी अगर कोई गया होगा तो देखा होगा, जब एंटर करते हैं जहां पे से बड़ा सा गेट है, वो किसका बना हुआ है, आपका रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, ठीक है। एक टूम्ब है, गेस्ट हाउस है, मार्केट्स हैं, एंड अदर स्ट्रक्चर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक। द बिल्डिंग यूजेस व्हाइट मार्बल फ्रॉम मकराना, ठीक है। अ डबल डोम फॉर स्ट्रेंथ एंड हाइट, 9 cusp आर्चेस एंड ब्यूटीफुल कुरानिक इंस्क्रिप्शंस ऑन द गेटवे। तो ये सारे क्या हैं, ताजमहल के फीचर्स हैं। ताजमहल में हमको क्या दिखती है, परफेक्शन देखने को मिलता है, ऑर्डर देखने को मिलता है, और रॉयल टेस्ट हमको देखने को मिलता है। इट्स क्लीन शेप, व्हाइट मार्बल, रिवर साइड सेटिंग मेक इट लुक काम एंड हेवनली, ठीक। इसी वजह से क्या है, ताजमहल वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी रहा है, ठीक। इट वॉज नॉट जस्ट अ टूम्ब, इट वॉज ऑल्सो अ रॉयल स्टेटमेंट दैट लिंक्ड द एम्परर विद ब्यूटी, एटर्निटी एंड डिवाइन ग्लोरी। बेसिकली ये क्या था, ये सिर्फ एक टूम नहीं था, ये मकबरा नहीं था, ये एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्परर का पावर भी था, जो क्या दिखाता है कि एम्परर को लिंक करता है आपके ब्यूटी से, सुंदरता से, सौंदर्य से, एटर्निटी से, कि मतलब वो हमेशा रहेगा, ठीक। और डिवाइन ग्लोरी से कनेक्ट कर देता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रेड फोर्ट के ऊपर। तो रेड फोर्ट कहाँ है, आपका दिल्ली में है। वॉज अ पैलेस फोर्ट्रेस, तो मतलब ये क्या काम करता है, बेसिकली ये मुगल्स के लिए पैलेस भी था और एक किला भी था, दोनों काम कर रहा था, ठीक है। ये रॉयल होम भी था और मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड भी था। इनसाइड द स्पेसेस वर केयरफुली डिवाइडेड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट एरिया। तो रेड फोर्ट के अंदर हम देखते हैं कि क्या है, पब्लिक एरिया भी है और प्राइवेट एरिया भी है, और दोनों के बीच में एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन है। तो इनको किस नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है दीवाने आम एंड दीवाने खास। तो बेसिकली दीवाने आम किसके लिए था, पब्लिक ऑडियंस के लिए था, और दीवाने खास किसके लिए था,
ये था नोबल्स के लिए और सीक्रेट स्टेट मैटर्स के लिए, कि बेसिकली जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हो गए जो बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन ऑडियंस है उसके लिए होता था, ठीक है। द एम्परर्स प्राइवेट स्पेसेस वर प्लेस्ड नियर द रिवर एंड बिल्ट इन व्हाइट मार्बल व्हाइल पब्लिक स्पेसेस वर यूजुअली इन रेड सैंडस्टोन। तो हमको क्या देखने को मिलता है कि जो एम्परर के द्वारा यूज की गई जगहें थी वो क्या थी, ज्यादातर रिवर के नजदीक देखने को मिल रही थी। क्योंकि जब आप देखते हो रेड फोर्ट का कोई पुराना चित्र देखोगे तो आप देखोगे कि रेड फोर्ट के पीछे से यमुना रिवर फ्लो किया करती थी, ठीक है, यमुना रिवर फ्लो किया करती थी उधर से। तो बेसिकली यमुना के नजदीक के से जो एरियाज थे रेड फोर्ट के, वो सारे एरियाज किसके लिए बनाए गए थे, वो एम्परर के लिए बनाए गए थे और उसमें व्हाइट मार्बल का यूज किया गया था। हालांकि बाकी के रीजन्स में हम देखते हैं कि रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। इसी के अलावा इसका मेजर फीचर क्या हो जाता है, नहरे बिहिश्त हो जाता है, जिसका क्या मतलब हुआ, कैनल ऑफ पैराडाइज। तो ये वाटर चैनल जो था ये आपके पूरे फोर्ट के थ्रू रन करता था एंड ये क्या करता था, गार्डन्स को वाटर करता था, मार्बल बिल्डिंग्स एंड बरादरीज, ठीक है, इन सबको ये सब चीजें ये करता था। द फोर्ट ऑल्सो इंक्लूडेड सलीमगढ़ फोर्ट भी इसके अंदर आ जाता था, जो कि किससे कनेक्टेड था, ब्रिज से कनेक्टेड था, ठीक है। सो द रेड फोर्ट वाज नॉट ओनली अ पैलेस बट इट वाज लाइक अ प्लान्ड सिटी, की मतलब ये एक सिटी के रूप में फंक्शन कर रहा है इनसाइड अ फोर्ट, जहां पे कौन रह रहा है, राजा की फैमिली रह रही है, एम्परर की फैमिली, और बाकी सारे जितने भी नोबल्स हैं, जितने भी जो इंपॉर्टेंट वर्क हो रहा है वो सब कहां से हो रहा था, इनसाइड द रेड फोर्ट से ऑपरेट कर लिया जा रहा था, ठीक है। तो अब ये मुगल आर्किटेक्चर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सिर्फ फॉर ब्यूटी नहीं बनाया जा रहा था, है ना, सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बनाया जा रहा था, ये दिखाया जा रहा था कि ये क्यों किया जा रहा था, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, कि आप अपने आप को लेजिटिमेट रूलर दिखा रहे हो, कैसे, आप सुंदर आर्किटेक्चर का यूज कर रहे हो, आप दिखा रहे हो कि हमारे पास इतना पावर है, इतना रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से हमारी क्या है, अथॉरिटी है ओवर दिस लैंड, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स वर यूज्ड टू विन पब्लिक सपोर्ट, इससे क्या किया जाता था, पब्लिक सपोर्ट को विन करने की कोशिश कर रहे थे। इंप्रेस नोबल्स एंड शो दैट द एम्परर वाज पावरफुल एंड चोजन बाय गॉड, ठीक है। तो एम्परर की पावर को ये दिखाता था, रिप्रेजेंट करता था। बिल्डिंग्स हेल्प करता था किसमें, टू स्प्रेड इंपीरियल आइडियाज एंड गेव रूलर्स पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। अब इसी वजह से रेड फोर्ट इतना ज्यादा मैटर करता है। तो हम स्टीफन ब्लेक का फिर से देखते हैं। जब हमने देखा था ना कि पेट्रीमोनियल ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर बताया था पिछले वाले थ्योरी वाले क्वेश्चन में, तो इसमें क्या दिखा रहा है कि एम्परर जो है वो फादर है ऑफ अ लार्ज हाउस होल्ड। तो हमने शाहजहानाबाद को भी ऐसे ही डिस्क्राइब किया है कि मतलब जो एम्परर है वो पूरा जो उसका रीजन है वो कैसा है, एक बड़ा सा घर है, उसके ऊपर सारा कंट्रोल किसका है, उस घर के ऊपर उस रूलर का है, ठीक है। इस वजह से द सिटी बिकेम अ मिनिएचर इमेज ऑफ एम्परर इटसेल्फ, की मतलब सिटी जो है वो एम्परर की ही इमेज है, ठीक। इन सिंपल वर्ड्स द फोर्ट एंड सिटी शोड दैट द एम्परर वाज द सेंटर ऑफ पावर, प्रोटेक्शन एंड ऑर्डर, की बेसिकली सब कुछ कहां से आ रहा है, एम्परर से आ रहा है। सिंपल सी चीज है, बेसिकली ये सारा आर्किटेक्चर क्या दिखा रहा था, लेजिटिमेसी को मेंटेन करने के लिए, अथॉरिटी दिखाने के लिए इसका यूज होता था, समझ गए। इन सब वजहों से मुगल आर्किटेक्चर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके कंक्लूजन के ऊपर। तो जो मुगल आर्किटेक्चर है इट हैड अ क्लियर स्टाइल, जिसमें हम देखते हैं कि ग्रैंड स्केल है, बहुत बड़े स्केल पे बनाया जा रहा है, सिमिट्री देखने को मिली, डोम्स थे, आर्चेस थे, मार्बल का यूज हुआ, सैंडस्टोन का, गार्डन्स थे, वाटर चैनल्स, ये सारे क्या थे, उसके फीचर्स थे, ठीक है। ताजमहल ब्यूटी दिखाता है, पैराडाइज का रिप्रेजेंटेशन है, और रॉयल मेमोरी को दिखाता है। वो मेमोरी किसकी थी, आपके मुमताज महल की थी, ठीक। और रेड फोर्ट आपका कंट्रोल को दिखाता है, हायरार्की को दिखाता है, और स्टेट की पावर को दिखाता है, समझ गए। टुगेदर दे प्रूव दैट मुगल बिल्डिंग्स वर नॉट जस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स, दे वर मैसेजेस ऑफ द एम्पायर, कि मतलब ये क्या कर रहे थे, एम्पायर का मैसेज दे रहे थे जनता को, और वो मैसेज क्या था, वो मैसेज था ऑफ द एम्परर्स अथॉरिटी एंड द एम्पायर्स लेजिटिमेसी, समझ गए। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर के ऊपर, जो कि है इनलैंड और मैरीटाइम ट्रेड इन 17th सेंचुरी इंडिया, ठीक है। कि मतलब 17th सेंचुरी इंडिया में इनलैंड और मैरीटाइम ट्रेड के कैरेक्टरिस्टिक्स हमको बताने हैं। इसके बाद हमको क्या बताना है कि सूरत का रोल को डिस्क्राइब करना है, सूरत शहर का क्या रोल था उस ट्रेड के अंदर, ठीक है। इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क को समझाना है, और नॉन एग्रेरिया प्रोडक्शन इन मुगल इकोनॉमी, की मतलब एग्रीकल्चर के अलावा क्या प्रोडक्शन हो रहा था, क्या ट्रेड हो रहा था, उन सबको हम समझाएंगे इसके अंदर में।
तो देखिए, मुगल इकोनॉमी जो थी वो सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड नहीं थी, ठीक है, वो सिर्फ एक एग्रेरियन इकोनॉमी नहीं थी। वो कैसी थी? उसके अंदर हम ट्रेड देखते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड हो रहा है। क्राफ्टमैनशिप हम देखते हैं, ठीक है, कि चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, बनाई जा रही है। पोर्ट्स हैं, पोर्ट से क्या होगा? आपका बिजनेस होगा। और इंडस्ट्रीज हमको देखने को मिल रही हैं, दीज ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल। समझ गए? अब 17th सेंचुरी में क्या हुआ? इंडिया हैड अ स्ट्रॉन्ग इनलैंड ट्रेड नेटवर्क inside the country and an active maritime trade network throughout the Indian Ocean। तो बेसिकली 17वीं सदी आते आते हम देखते हैं कि कैसे विद इन इंडिया आपको एक बहुत स्ट्रांग, बहुत ज्यादा डेवलप्ड इनलैंड ट्रेड नेटवर्क देखने को मिल रहा है। इनलैंड ट्रेड का क्या मतलब हुआ? कि आप अपने बाउंड्री के अंदर में, अपने रीजन के अंदर में क्या कर रहे हो? ट्रेड हो रहे हो। बहुत ज्यादा स्ट्रांग नेटवर्क था। और इसके अलावा एक्टिव ट्रेड मैरीटाइम नेटवर्क था, कि मतलब आप समुद्र के थ्रू क्या कर रहे हो? ट्रेड कर रहे हो। और वो ट्रेड कहां हो रहा था? इंडियन ओशन के थ्रू हो रहा था। वहां से शिप्स आ रहे थे और इस तरह से ट्रेड कंटिन्यू हो रहा था। अब जो सिटीज हैं जैसे कि सूरत हो गया, दे बिकेम मेजर सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि मतलब इन जगहों से आपका इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। और नॉन एग्रेरियन प्रोडक्शन जैसे कि आपका टेक्सटाइल हो गया, है ना, कपड़े की मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इंडियन फैब्रिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिमांड में था। इसके अलावा मेटल वर्क हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, है ना, हैंडीक्राफ्ट, इन सब ने मुगल की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। ठीक, अब हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हो जाता है इनलैंड ट्रेड। तो इनलैंड ट्रेड का सिंपल लैंग्वेजेस में मतलब क्या है? सिंपल वर्ड में, कि जो ट्रेड आपका कंट्री के अंदर में हो रहा है, और वो ट्रेड किसके थ्रू हो रहा है? रोड्स के थ्रू हो रहा है, आपके रिवर्स के थ्रू हो रहा है, और मार्केट्स के थ्रू हो रहा है। बेसिकली ये सिर्फ मुगल एम्पायर के अंडर में जो रीजन आ रहा है उसके अंडर की बात कर रहा है। ठीक, अब इसके मेन फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहला फीचर है, हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ रोड डेवलप था और बहुत ज्यादा मार्केट हमको देखने को मिलते हैं। अब जो ट्रेड था, इट कनेक्टेड विलेजेस, विलेजेस को कनेक्ट कर रहा था, टाउन्स को और बड़े बड़े शहरों को। और जो आपका सामान था वो कैसे ट्रांसफर होता था, कैसे मूव होता था? आपके भैंस गाड़ी से, बैलगाड़ी से, ठीक है, पैक एनिमल से, रिवर के रूट से, और इसके अलावा कैरावंस के थ्रू ये ट्रांसफर किया जाता था और ट्रेड होता था। ठीक, बिग ट्रेड सेंटर्स कौन कौन से थे उस टाइम के? आगरा हो गया आपका, दिल्ली हो गया, लाहौर, अहमदाबाद, पटना, बुरहानपुर, ये सारे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट मुगल सेंटर्स थे, सिटीज थे, जहां से आपका ट्रेड हो रहा था। ठीक है, These cities linked production areas with ports and markets। तो इन सिटीज ने क्या किया? इन जगहों से आपका बेसिकली ये ट्रेड सेंटर्स थे, और ये कनेक्ट कर रहे थे आपके जहां से प्रोडक्शन हो रहा था उसको, और पोर्ट्स को। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रेड सेंटर इंपॉर्टेंट हो जाते थे आपके लिए। इसके बाद हम देखते हैं इस टाइम पे क्या हुआ। मर्चेंट गिल्ड्स का पावर जो थी और उनका जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ा, जिसके अंदर कुछ ग्रुप्स हो गए, जैसे बनियाज हो गए, बोहराज हो गए, है ना, मुल्तानी, मारवाड़ी, चिट्टी, ये सारी कम्युनिटीज जो थी, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गई? बिकॉज इन्होंने फाइनेंस किया आपके ट्रेड को, पैसा लगाया बिजनेस में, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड गुड्स अक्रॉस रीजन। ठीक है, तो ये ट्रेड कर रही थी बेसिकली। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हुंडीज का यूज हुआ। हुंडीज क्या होती हैं? बेसिकली देवर एन इंडिजिनस बिल ऑफ एक्सचेंज लाइक अ चेक टुडे। तो जैसे आप क्या करते हो आज की डेट में, चेक यूज करते हो ना, आपको कैश नहीं कैरी करना होता, आप एक चेक लो, उसको एक जगह पे क्या करो, बैंक में भर दो, और क्या करेगा वो बैंक? आपके उस पैसे को दूसरी जगह पे पहुंचा देगा। तो बेसिकली हुंडी भी ऐसे ही काम करता था। वो क्या करता था? मर्चेंट को आसानी से क्या करता था? हेल्प करता था कि वो मनी को ट्रांसफर कर सके सेफली। कि मान लो उसने क्या किया, बैंक में पैसा जमा कराया, और उससे उससे क्या हुआ, बैंक ने उसको एक हुंडी दे दिया। तो उसने क्या किया, अपने जिसके साथ भी उसने ट्रेड किया उसको हुंडी प्रोवाइड करा दी, और उस वाले व्यक्ति ने क्या किया, दूसरे उसी बैंक के नेटवर्क में जाके उस हुंडी को सबमिट किया और बेसिकली पैसा उठा लिया। तो इससे क्या हो रहा था कि जो कैश का खतरा था, कैश को लेके ट्रैवल करने का खतरा, वो बहुत ज्यादा घट गया। और इसने क्या किया, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था उसको पॉसिबल बनाया। बिकॉज अब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड पे बिना पैसे को कैरी करने की टेंशन के क्या कर सकते हो, सिर्फ हुंडी को कैरी कर सकते हो, और आप आसानी से ट्रेड कर सकोगे। ठीक है, तो संजय सुब्रमण्यम ने बोला कि जो ग्रोथ ऑफ कॉमर्स है, ही लिंक्ड इट विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ हुंडी। कि मतलब उन्होंने बोला कि अगर हुंडी का यूज बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, तो इसने क्या दिखाया कि उस समाज में ट्रेड और कॉमर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। ठीक है,
ये चीज इन्होंने बताने की कोशिश करी। अब चलिए हम देखते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कैसे हुआ। ठीक है, तो कमर्शियलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि आप प्रोडक्शन इसलिए कर रहे हो ताकि उसको आप सेल कर सको मार्केट में रादर देन ऑफ पर्सनल यूज। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि फार्मर्स ने अब कैश क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया। कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं? ऐसी क्रॉप्स जिनकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, जिनको आप इसलिए उगा रहे हो बिकॉज वो मार्केट में बिकेंगी। ठीक है, क्राफ्टमैन प्रोड्यूस्ड गुड फॉर सेल, क्राफ्ट्समैन ने ऐसे सामान को बनाना शुरू कर दिया जो मार्केट में बिकेगा। इसके अलावा अर्बन मार्केट्स एक्सपेंडेड रैपिडली, कि मतलब जो आपके शहरों में मार्केट थी वो भी बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो करी। इन सब से क्या पता चलता है कि जो इकोनॉमी थी वो कमर्शियलाइज हो गई, ट्रेड और बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। अब हम आ जाते हैं मरीटाइम ट्रेड के ऊपर। तो मरीटाइम ट्रेड का मतलब क्या हुआ 17वीं सेंचुरी इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, कि आपका जो सी ट्रेड हो रहा है वो कैसे हो रहा है? इंडियन ओशन के थ्रू हो रहा है। अब इसके मेन फीचर्स देखिए, तो इंडिया एज अ सेंटर ऑफ इंडियन ओशन ट्रेड उस टाइम पे डेवलप हुआ, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया की आप मैप देखोगे, वर्ल्ड का फिजिकल फीचर मैप, तो उसमें देखोगे कि इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो आपके यूरोप को और आपके एशिया को कनेक्ट करता है। तो ये वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया के बिल्कुल बीच में बसा हुआ है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पोजिशन इंडिया क्या हुआ? इट बिकेम द सेंटर ऑफ इंडियन ओशन कॉमर्स, बिकॉज जितने भी शिप्स आपके यूरोप के साइड से आ रहे थे, जो अफ्रीका से आ रहे थे, वो इंडिया को होके क्रॉस करते थे। ठीक है, इस वजह से इंडिया की जो पोजीशन थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। अब एक्सपोर्ट किया जाने लगा इंडियन गुड्स को, जिसमें क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट हुई, कौन कौन सी चीजें भेजी गई दूसरे देशों में, जैसे कि आपका कॉटन टेक्सटाइल हो गया, सिल्क हो गया, इंडिगो हो गया, ठीक है, नील जिसको नील बोला जाता है, ठीक है, मसाले हो गए, शुगर, सॉल्ट पेटर, ठीक है, ओपियम हो गया, ठीक, इन सब चीजों को एक्सपोर्ट किया जाने लगा, जिसमें कि इंडियन टेक्सटाइल वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा फेमस थे। अब कुछ चीजों का इंपोर्ट भी किया गया, जैसे कि इंडिया ने क्या क्या चीजें इंपोर्ट करी, हॉर्सेस को किया, गोल्ड, सिल्वर, लग्जरी आइटम्स, मेटल्स, इन सारी चीज को इंडिया ने इंपोर्ट करा। इसी वजह से क्या हुआ, बहुत बड़े अमाउंट में इंडिया में सिल्वर आई। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एक्टिव ट्रेड विद अदर कंट्रीज। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन ट्रेडर्स भी हुआ, कि बहुत सारे जो फॉरेन ट्रेडिंग ग्रुप्स थे उन लोगों ने इंडियन पोर्ट्स के अंदर ऑपरेट करना शुरू कर दिया, और यहीं से आपकी कॉलोनियलिज्म की नींव भी पड़ी थी। बिकॉज आप देखते हो कि पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, आर्मेनियन, अरब मर्चेंट्स, हर कोई इंडिया में आने लगा फॉर ट्रेड पर्पसेस। ठीक है, तो यूरोपियन कंपनीज कॉम्पीटेड फॉर कंट्रोल ओवर ट्रेड रूट्स एंड पोर्ट्स। तो हम कैसे देखते हैं कि आगे जाके ये जो यूरोपियन कंपनीज थी, इन सब ने क्या किया, इंडिया में कंपनीज, बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया में कंपनीज को स्टैब्लिश करा, ठीक है, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, और उनके बीच में कॉन्टिन्यूअस कंपटीशन होता रहा, जिसको आखिरकार जीत लिया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें सूरत का रोल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, सूरत क्यों इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए सूरत बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुगल पोर्ट इन 17th सेंचुरीज। तो ये अब क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा था जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज इट वॉज द गेटवे ऑफ मुगल एम्पायर। ये मुगल इंडिया को आपका रेड सी से, पर्शियन गल्फ से, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, इन सब रीजन से कनेक्ट कर रहा है आपके मुगल एम्पायर को। ठीक, अब ये सेंटर फॉर पिलग्रिमेज ट्रेड हो जाता है, बिकॉज जो भी हज करने के लिए अरब जाते थे, अरब पेनिनसुला जा रहे थे जितने भी लोग, तो वो लोग कहां से जाते थे? वो लोग सूरत से ही शिप से जाया करते थे। ठीक है, मेजर एक्सपोर्ट सेंटर था, जो भी एक्सपोर्ट होता था सामान, जैसे कि गुजरात से टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, एंड नॉर्थ इंडिया से जो भी सामान जा रहा था वो कैसे, कहां से एक्सपोर्ट होता था? आपके सूरत से होता था। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ यूरोपियन कंपनीज, जिसमें आपको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, डच वीओसी हो गया, पोर्टुगीज कंपनी हो गई, ये सारे कंपनीज आपकी सूरत में आके स्टैब्लिश हुई, और इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को और ट्रेडिंग सेंटर्स को सूरत में स्टैब्लिश किया, जिसकी वजह से उसका जो सिग्निफिकेंस था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इन्हीं वजह से आप देखते हो कि वो एक फाइनेंशियल सेंटर के रूप में डेवलप हुआ, बिकॉज आपको इधर रिच मर्चेंट फैमिलीज, बैंकर्स ऑपरेटेड, ये सब आपको कहां से देखने को मिलते हैं? सूरत से देखने को मिलते हैं। सारे बैंक्स भी वहीं से ऑपरेट हो रहे थे, जिसकी वजह से ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रिच पोर्ट सिटीज बन गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, जो कि कहता है इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क के बारे में। तो इसका बेसिकली क्या मतलब हुआ? अ लार्ज सी बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, जो कि किसको कनेक्ट करता है? आपका
इंडिया को कनेक्ट करता है विद अरेबियन पेनिनसुला, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, इन सारे रीजन से कनेक्ट कर देता है ये। तो अब इसके फीचर्स क्या क्या हो गए इस वाले ट्रेड नेटवर्क के, तो यहाँ पे जो नेविगेशन हो रहा था इस नेटवर्क में, उसमें कौन हेल्प कर रहा था, आपकी मॉनसून विंड्स हेल्प कर रही थी। तो जो सेलर्स थे वो किसका इस्तेमाल करते थे, सीजनल मॉनसून विंड का इस्तेमाल करते थे ताकि आसानी से ट्रैवल किया जा सके, ठीक है। मल्टी कल्चरल ट्रेड सिस्टम देखने को मिलता है, बिकॉज इस ट्रेड नेटवर्क में आपको मुस्लिम ट्रेडर्स, हिंदू ट्रेडर्स, आर्मेनियंस, जूज, यूरोपियन, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। इस वजह से ये कैसा था, मल्टी कल्चरल था। इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, बिकॉज इंडिया क्या कर रहा था, मैन्युफैक्चर्ड गुड प्रोवाइड कर रहा था दूसरे कंट्रीज को, जिसमें हमने देखा क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल था, ठीक है, और क्या था, स्पाइसेस थे, ठीक, स्पेशली टेक्सटाइल टू मेनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स को ये चीजें सप्लाई कर रहा था इंडिया। यूरोपियन एंट्री ने क्या किया, जो बैलेंस था उसको चेंज कर दिया, बिकॉज इनिशियली एशियन मर्चेंट्स इस ट्रेड को डोमिनेट करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो यूरोपियन कंपनीज आई उन्होंने मिलिट्री और नेवल पावर गेन की, और धीरे धीरे उन्होंने जो पूरा ट्रेड रूट था उसको अपने कंट्रोल के अंदर ला दिया, जो कि पहले किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था, आपके एशियन ट्रेडर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर, जो कि हमारा किसके ऊपर आ जाता है, किस चीज को डिस्कस करेगा, नॉन एग्रेरियन प्रोडक्शन को डिस्कस करेगा, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ नॉन एग्रेरियन प्रोडक्शन का, कि बेसिकली जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो प्राइमरी एक्टिविटी जो कि फार्मिंग है उसके अलावा दूसरी चीजों के ऊपर भी निर्भर कर रही है। तो अब दूसरी क्या क्या चीजें थी, कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही थी, तो सबसे पहला हम देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक, जिसमें कॉटन टेक्सटाइल हो गया फ्रॉम गुजरात एंड बंगाल, फेमस था ये, ठीक, जिसके अंदर म्यूसलिन का कपड़ा हो गया, सिल्क हो गया, कैलिको, ये सारा वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट किया जाता था। तो इस वजह से आपका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। फिर हैंडीक्राफ्ट और लग्जरी गुड्स, इसके अंदर कौन कौन से चीजें का प्रोडक्शन हो रहा था, कारपेट्स बनाए जाते थे, ठीक है, ज्वेलरी हो गई, पेपर हो गया, परफ्यूम, आइवरी वर्क हो गया, लेदर के बनाए हुए गुड्स हो गए, इन सब चीजों को आप क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। फिर मेटल्स एंड वेपन प्रोडक्शन की, मतलब कौन कौन से मेटल्स हो गए और आप मेटल की चीजें और वेपन्स को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर स्वॉर्ड्स हो गई, कैनन्स, गन्स, मेटल के बनाए हुए बर्तन, ये सारी चीजें हो गई। फिर कौन सी चीज बना रहे थे, शिप बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती थी, जैसे कि सूरत जो हमने पोर्ट पढ़ा, जो कि एक वन ऑफ द रिचेस्ट पोर्ट सिटीज था, वहां पे क्या हो रहा था, ट्रेड और पिलग्रिमेज के लिए शिप्स बनाए जा रहे थे, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी था, और यहां से पिलग्रिमेज भी होता था, कहाँ के लिए, अरेबिया के लिए, क्योंकि लोग हज के लिए जाया करते थे यहां से। तो इन जगहों पे हमने देखा कि कैसे शिप बिल्डिंग हो रही थी। तो इंपॉर्टेंस इसका क्या है मुगल इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसने स्टेट के रेवेन्यू को बढ़ाया थ्रू टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज, बिकॉज अब आप क्या कर रहे हो, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे तो आपके पास क्या होगा, ज्यादा पैसा होगा, ऐसे केस में स्टेट भी अपना कट लेगा थ्रू योर कस्टम ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है, जिसकी वजह से जो मुगल आपका राजकोष था वो भरता चला गया, ठीक है। इसने क्या किया, अर्बनाइजेशन को सपोर्ट किया, शहरीकरण हुआ, इनकरेज किया फॉरेन ट्रेड को, और क्या किया, क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन, की जो भी क्राफ्टमैन थे, आर्टिसंस थे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट हुआ, बिकॉज उनकी बनाई हुई चीजें, हैंडीक्राफ्ट अब बेचा जाने लगा, ठीक है। तो अब देखते हैं सीए बेली एंड अदर हिस्टोरियंस, दे डिस्क्राइब दिस एज अ पीरियड as one of growing commercialization and expanding connection between merchant, peasants and regional state। बेसिकली इस टाइम पीरियड को कैसे डिस्क्राइब किया गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कमर्शियलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और जो आपका कनेक्शन है बिटवीन मर्चेंट, पेजेंट और रीजनल स्टेट, वो जो कनेक्शन है वो हाईली डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये एक कमर्शियलाइजिंग स्टेट था और टाइम पीरियड था। तो अब टू कंक्लूड वी कैन से दैट जो मुगल इकोनॉमी थी वो 17th सेंचुरी में बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो गई थी, अब वो प्राइमरी एक्टिविटीज पे उतनी ज्यादा बेस्ड नहीं थी, ठीक है, और सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा की जाती थी उस टाइम पे। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनलैंड ट्रेड और मैरीटाइम ट्रेड नेटवर्क भी क्या था, बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, जिसने इकोनॉमी को कमर्शियलाइज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। सूरत कैसे इमर्ज हुआ, इट इमर्ज्ड एज अ लीडिंग पोर्ट लिंकिंग इंडिया टू इंडियन ओशन वर्ल्ड, की मतलब ये एक ऐसा पोर्ट सिटी बना जिसके थ्रू जो आपका मुगल इंडिया था वो वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज से, जो कि आपका
इसी रूट से ट्रेड करते थे उन कंट्रीज से जुड़ गया। ठीक, ट्रेड, मर्चेंट एक्टिविटी एंड नॉन एग्रेरियन प्रोडक्शन, जिसके अंदर आपका टेक्सटाइल हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, इन सब ने एक मेजर रोल निभाया टू स्ट्रेंथन द मुगल इकोनॉमी एंड मेकिंग इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ अर्ली मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, समझ गए? तो देखिए ये वाला लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। इसमें हमने टोटल 8 क्वेश्चन किए हैं। मैंने गलती से शुरुआत में 9 बोल दिया था, नहीं हमने 9 नहीं किए, 8 क्वेश्चंस किए हैं, जो कि मोर देन इनफ है। आपका 90 से 95% कवरेज इस पेपर का यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, और वीडियो के नोट्स जो होंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है।